हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्रे में रखी चीज़ों को देखकर अनिका हैरान रह गई है। उस ट्रे को देखकर अनिका एक पल के लिए अपने ही ख्यालों में खो गई थी, पर अगले ही पल वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। अनिका ने उस कांस्टेबल को आगे बढ़ने से रोकते हुए पूछा, ये आपके हाथ में क्या है? कांस्टेबल अनिका के सवाल को सुनकर हैरान रह गया। वो अपने सामने खड़ी अपनी सीनियर लेडी इंस्पेक्टर की ओर देखने लगा। इंटेरोगेशन रूम के अंदर जो लेडी ऑफिसर अनिका को इंटेरोगेट कर रही थी, उसने अपनी रिपोर्ट लिखने के बाद एक फ़ाइल अपने जूनियर ऑफिसर के हाथ में रखी और इंटेरोगेशन रूम के दरवाजे से बाहर निकलकर अनिका के पास आकर कहा, अरे मैडम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये आपका घर नहीं है जहां आप अपनी नौकर पर जिस तरह चाहें हुक्म चला सकें। ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर अक्सर सवाल पुलिस वाले किया करते हैं। आप तो हम ही को सवालों के कटघरे में खड़ा कर देती हैं। इतना कहने के बाद वो लेडी इंस्पेक्टर अनिका को देखने लगी। उसकी बात सुनने के बाद अनिका के चेहरे पर हैरानी साफ नज़र आ रही थी। अनिका के हैरान परेशान चेहरे को देखते हुए उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने अनिका से कहा, क्या हुआ मैडम, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अनिका बार बार ट्रे में रखी चीज़ों को गौर से देख रही थी, जिसे देखकर उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने अनिका से पूछा, क्या हुआ मैडम, इस तरह से क्यों देख रही हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जब उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने देखा कि अनिका के चेहरे से हैरानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी, तब उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को दाल में कुछ काला नजर आया। इसलिए अनिका के पास जाकर अनिका के कंधे पर हाथ रखकर उस लेडी इंस्पेक्टर ने अनिका से पूछा, क्या हुआ मैडम, आप बताएंगी? क्या आप इन चीज़ों को पहले कभी देख चुकी हैं? उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर की बात का क्या जवाब देना चाहिए। अब अनिका का मन बेचैन होने लगा था। उसके मन में कई तरह के सवाल आने लगे थे। कभी अनिका को लग रहा था उसे लेडी पुलिस इंस्पेक्टर के सवालों का जवाब दे देना चाहिए, तो कभी अनिका का मन जवाब देने को नहीं कर रहा था। वहीं अनिका साफ साफ देख पा रही थी कि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बैग में एक छोटी शराब की बोतल रखी थी और उसके बगल में उसी तरह की ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पॉलीथीन बैग में अनिका को कुछ सिगार के टुकड़े नजर आ रहे थे। अनिका को हैरानी से उस ट्रे में देखते हुए देख रही उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने सामने खड़े कांस्टेबल को जाने का इशारा किया। जैसे ही वो कांस्टेबल अपने हाथ में ट्रे पकड़कर वहां से निकला, अनिका बस हैरानी से उस कांस्टेबल के हाथों में पकड़ी हुई ट्रे को देखने लगी। तभी लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने अनिका से कहा, देखिए मैडम, ये क्राइम सीन पर मिले कुछ सबूत हैं। जहाँ पर उस बूढ़ी औरत की बेटी की लाश मिली थी, उसी के आसपास ही शराब की बोतल और कुछ सिगार के टुकड़े मिले थे। और भी काफ़ी चीज़ें मिली हैं हमें क्राइम सीन से, जो उस बुढ़िया की या उसकी बेटी की नहीं हो सकती। और हमने फिंगरप्रिंट के निशान, पैरों के निशान वगैरह वगैरह के सैंपल भी वहाँ से कलेक्ट कर लिए हैं। अब इन सारी चीज़ों की जांच होगी। फोरेंसिक एक्सपर्ट जांच करेंगे और इसी के ज़रिए हम अपराधी तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। इतना कहने के बाद लेडी इंस्पेक्टर ने एक पल के लिए सांस ली और फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और अगर सचमुच उस लड़की कुसुम के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है तो जल्द से जल्द हम उसके गुनहगार तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मगर सारी की सारी चीज़ें कानून के दायरे के अंदर रहकर ही करनी होती हैं। इसमें हज़ारों तरह की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मगर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अगर उस लड़की और बूढ़ी औरत के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी हुई है तो हम गुनहगार तक ज़रूर पहुँच कर रहेंगे, चाहे गुनहगार कितना भी पावरफुल और अक्लमंद क्यों ना हो। मगर वो कानून की गिरफ्त से छूटकर भाग नहीं सकता। ये सब सुनने के बाद अनिका के चेहरे से परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अनिका ने अभी अभी ट्रे में जिस शराब की बोतल को देखा था, जिस तरह के सिगार के टुकड़े उस पॉलीथीन बैग में लपेटे हुए नजर आ रहे थे, ठीक उसी तरह के सिगार के टुकड़े और ठीक उसी तरह की वाइन की बोतल अनिका ने बीती रात रोहित के कमरे में देखी थी। अनिका ने बीती रात बच्चों के साथ बच्चों के बेडरूम में गुजारी थी। अनिका तो ये भी नहीं जानती थी कि रात भर रोहित कमरे में था भी या नहीं। अनिका फटी हुई आंखों से बस उस कांस्टेबल को ट्रे ले जाते हुए देख रही थी। अब उसके मन की बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, पर चाह कर भी अनिका कुछ नहीं कर पा रही थी। उसे बार बार रोहित का ख्याल आ रहा था। अनिका को इस तरह अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर लेडी इंस्पेक्टर ने अनिका के कंधे पर फिर से हाथ रखकर कहा, क्या हुआ मैडम, आप इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हैं? क्या आपने इन सबूतों को पहले भी कभी देखा है? बताइए मैडम, आपको जवाब देना होगा।
अगर आप जवाब दे देंगी तो हमारी बहुत मदद हो जाएगी। आप बात को समझ पा रही हैं? अनिका उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनकर हैरान रह गई। अनिका बस फटी हुई आंखों से उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को देखती रही। अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर लेडी पुलिस इंस्पेक्टर समझ गई थी कि ज़रूर कोई ऐसी बात थी जो अनिका जानती थी। अनिका भी कानून का साथ देकर कानून को सब कुछ सच सच बताकर कानून को जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचने में मदद करना चाहती थी। मगर ऐसा करने से पहले ही अनिका अच्छी तरह से इस बात की तसल्ली कर लेना चाहती थी कि सचमुच क्या वो जो सोच रही थी वो सही भी था या नहीं। क्या सचमुच जो शराब की बोतल और सिगार के टुकड़े उस ट्रे में नज़र आ रहे थे, ये वही शराब की बोतल थी और ये वही सिगार के टुकड़े थे जो रोहित के बेडरूम में मिले थे। अनिका बार बार अपने दिमाग को जोर लगाकर ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि क्या दोनों सैंपल बिल्कुल मैच हो रहे थे या नहीं। अनिका को अच्छी तरह से याद था कि जब सुबह वो रोहित के कमरे में दाखिल हुई थी तब अनिका ने ठीक उसी तरह की शराब की बोतल देखी थी जो उसे उस कांस्टेबल के हाथ के ट्रे में नज़र आ रही थी। हालांकि सिगार के टुकड़ों के बारे में अनिका उतने यकीन के साथ ये बात नहीं कर सकती थी। अनिका गहरी सोच में डूबी थी। तभी वो लेडी इंस्पेक्टर बार बार अनिका से पूछ रही थी, मैडम बताइए, आप क्या सोच रही हैं? देखिए, आपको अगर कुछ भी पता है तो हमें साफ साफ बताइए। आपका एक स्टेटमेंट मुजरिम को सलाखों के पीछे धकेल सकता है और उस बूढ़ी औरत और बेचारी कुसुम, जिसने अब तक दुनिया जी भर के देखी भी नहीं थी, उसे इंसाफ मिल सकता है। अनिका फटी हुई आंखों से लेडी इंस्पेक्टर को बस देखती रही। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो लेडी इंस्पेक्टर से क्या कहे। अनिका पूरी तरह से श्योर नहीं थी कि जो सिगार के टुकड़े ट्रे में नज़र आ रहे थे वो वही टुकड़े थे जो उसे रोहित के बेडरूम में नज़र आए थे। हालांकि शराब की बोतल के बारे में अनिका बिल्कुल श्योर थी। लेडी इंस्पेक्टर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनिका से बार बार पूछने लगी कि वो गहरी सोच में क्यों डूबी थी, वो क्या जानती थी उन सबूतों के बारे में। तभी अचानक उस लेडी इंस्पेक्टर की ऊंची आवाज़ सुनकर बगल के कमरे से रोहित बाहर निकला। कमरे से बाहर आते ही रोहित ने जब देखा कि वो लेडी इंस्पेक्टर अनिका के साथ ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी और बार बार अनिका को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही थी, तो ये देखकर रोहित को बहुत बुरा लगा। उसे एहसास नहीं था कि ये लोग अनिका के साथ इस तरह से पेश आएंगे। रोहित ने जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अनिका और लेडी इंस्पेक्टर के पास आने लगा। रोहित ने अपने कदम आगे बढ़ाए और अपनी आवाज़ तेज़ करते हुए उस सीनियर लेडी इंस्पेक्टर से कहा, रुक जाइए मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरी बीवी के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती। रोहित मारवा की आवाज़ ऊंची होते ही पुलिस स्टेशन में कई लोग आ गए। सभी को देखकर रोहित ने कहा, हम यहाँ पुलिस की मदद करने के लिए आए थे। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर आने के बाद आप लोग हमारे साथ इस तरह से बर्ताव करने लगेंगे जैसे ये जुर्म हम ही ने किया है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप मेरी पत्नी के साथ या मेरे साथ पूछताछ करने की कोशिश कर रही हैं तो फिर मैं आपको बता दूं कि आप इस तरह बिना किसी परमिशन के हमारे साथ पूछताछ नहीं कर सकती। अब बहुत हो गया। मैंने सोचा था कि आप लोग सचमुच हमारी मदद चाहते हैं, मगर मुझे ये नहीं पता था कि आप लोग हम ही को इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कहने के बाद रोहित ने आगे कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं। जैसे ही रोहित ने अपनी आवाज़ ऊंची की, इंस्पेक्टर गैरीवाल भी अपने कमरे से बाहर आए और रोहित को इस तरह भड़कते हुए देखकर इंस्पेक्टर गैरीवाल ने कहा, अरे सर, क्या हो गया? आप इतना गुस्से में क्यों हो? तभी इंस्पेक्टर गैरीवाल की ओर मुड़कर रोहित ने कहा, देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपकी चाल अच्छी तरह से समझ गया हूँ। कब से आप लोग मुझे और मेरी पत्नी के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। हम कोई चोर मुजरिम नहीं हैं जो आप लोग हमें इस तरह से पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर आए हैं। यहाँ आपकी साथी ऑफिसर मेरी पत्नी के साथ इस तरह से बात कर रही है जैसे कि मेरी पत्नी ने कोई जुर्म किया हो। अपने साथी लेडी पुलिस इंस्पेक्टर की ओर देखकर इंस्पेक्टर गैरीवाल ने रोहित से कहा, अरे सर, क्या हुआ? ये तो बस रूटीन इंक्वायरी के लिए मैडम को अपने साथ ले गई थी। जैसे ही इंस्पेक्टर गैरीवाल ने यह बात कही, रोहित ने इंटेरोगेशन रूम की ओर इशारा करते हुए कहा, रूटीन इंक्वायरी के लिए किसी को इंटेरोगेशन रूम में बिठाने की क्या ज़रूरत है? ये बात तो बाहर ऑफिस में भी की जा सकती है। इस तरह के इंटेरोगेशन रूम में तो खतरनाक मुजरिमों को इंटेरोगेट किया जाता है। ये मत समझिएगा कि हम बिजनेसमैन हैं तो कानून और नियमों के बारे में कुछ नहीं जानते। इतना कहने के बाद रोहित ने आगे कहा, आप तो खुद नियमों का मानने का दावा करते हैं, फिर आप ये कैसे भूल गए? इंटेरोगेशन करने से पहले आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। क्या आपके पास कोई परमिशन या कोई लेटर है कि आप मुझे या मेरी बीवी के इस तरह से इंटेरोगेट कर सकें? यहाँ आपकी साथी ऑफिसर मेरी बीवी को मेंटल टॉर्चर करने की कोशिश कर रही हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, मगर तब आपने कहा था कि बस रूटीन इंक्वायरी और रूटीन क्वेश्चन पूछकर आप हमें वापस भेज देंगे।
मगर यहाँ तो आपका साथी में ऑफिसर मेरी बीवी पर चिल्ला चिल्लाकर मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे उस लेडी इंस्पेक्टर ने रोहित की ये बात सुनी, उस लेडी इंस्पेक्टर ने अपने सीनियर इंस्पेक्टर गैरीवाल की ओर देख कर कहा, नहीं सर, बात दरअसल ये है कि उस ट्रे में रखी चीज़ों को। इससे पहले कि वो लेडी इंस्पेक्टर अपनी बात पूरी कर पाती, इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, खामोश हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हारी आवाज़ मैंने भी अंदर तक सुनी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि नियम और कानून को अपने हाथ में लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो हमारे खुद के डिपार्टमेंट के लोग क्यों ना हो। हमारे पास ना तो कोई सर्च वारंट है और ना ही उनके साथ इंटेरोगेशन करने की कोई परमिशन। तुम इस तरह से मिसिज मारवा जैसी औरत के साथ कभी बात नहीं कर सकती। तुम्हें अभी इसी वक्त मिसिज मारवा से माफ़ी मांगनी होगी। अपने सीनियर इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर उस लेडी इंस्पेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इंस्पेक्टर गैरीवाल उनसे इस तरह से बात कर रहे थे। उस लेडी इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर गैरीवाल से कहा, मगर सर मैं तो। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, मैंने तुमसे क्या कहा, तुमने सुना नहीं? अभी इसी वक्त मिसिज मारवा से माफ़ी मांगो। वो लेडी इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानती थी कि एक बार इंस्पेक्टर गैरीवाल ने उसे जो कमांड दे दी, उसे किसी भी हालत में उस कमांड को मानकर उनके कहे का पालन करना ही था। उस लेडी इंस्पेक्टर की आंखों में अब अनिका के लिए काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा था। लाल लाल आंखें लिए उस लेडी इंस्पेक्टर ने अनिका की ओर देखा और अपना सिर झुकाकर कहा, आई एम वेरी सॉरी मिसिज मारवा, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस लेडी इंस्पेक्टर ने अनिका को सॉरी तो ज़रूर कहा था, मगर उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी ईगो को एक बहुत बड़ी चोट पहुंची थी। शायद ज़िंदगी में पहली बार वो लेडी इंस्पेक्टर अपने ही पुलिस स्टेशन में अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही थी। उस लेडी इंस्पेक्टर को बहुत बुरा लगा था। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा और उसे इस तरह अपने ही पुलिस स्टेशन के अंदर किसी खानदानी लड़की के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। वो लेडी इंस्पेक्टर अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित मारवा कौन था और उसकी पहुंच कितनी थी, मगर वो लेडी इंस्पेक्टर किसी से डरने वालों में से नहीं थी। उसने मन ही मन कुछ तो सोचा था, मगर अपने सीनियर के ऑर्डर को मानते हुए उसने किसी तरह अपने दिल पर पत्थर रखकर अनिका को सॉरी कहा। वैसे अनिका को ना तो उस लेडी इंस्पेक्टर की सॉरी की ज़रूरत थी और ना ही इस वक्त वो लेडी इंस्पेक्टर की बात सोच रही थी। अनिका का ध्यान अभी भी उस ट्रे में रखे फिजिकल एविडेंस पर बना हुआ था। अनिका मन ही मन काफ़ी हैरान थी। साथ ही वो ये सोच रही थी कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। अनिका की कन्फ्यूज़न बढ़ती ही जा रही थी। वो किसी एक फैसले पर नहीं पहुंच पा रही थी। अनिका ने अपने बच्चों की आंखों में रोहित के लिए प्यार देखा था। रोहित के साथ बिताया हुआ वक्त भले ही अनिका को याद नहीं था, मगर अनिका ने कहीं ना कहीं बच्चों की आंखों में वो गुजरा हुआ कल ज़रूर देखा था जिसमें रोहित और अनिका एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। साथ ही तीनों बच्चों ने अनिका को उसके और रोहित के रिश्ते के बारे में भी बताया था। बच्चों ने यह भी बताया था कि कैसे रोहित अनिका के प्यार में पागल था और अनिका पुरानी तस्वीरों में रोहित का प्यार अच्छे से देख सकती थी। रोहित की आंखों में अनिका के लिए प्यार साफ साफ दिखाई देता था। वहीं अपनी बीती बातों को और अपने अतीत को पूरी तरह से भुला चुकी अनिका ने अपनी आंखों से कुसुम के घर पर जाकर कुसुम की लाश देखी थी। कुसुम के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ था और कुसुम की बूढ़ी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ था वो भी अनिका की आंखों के सामने हुआ था। वो दृश्य अनिका कभी अपनी ज़िंदगी में भुला नहीं सकती थी। एक तरफ अनिका की आंखों के सामने रोहित के बेडरूम में देखी हुई वो चीज़ें तैर रही थी और दूसरी तरफ ट्रे में रखी हुई वो फिजिकल एविडेंस की चीज़ें अनिका को नज़र आ रही थी। वहीं अनिका के ठीक पीछे खड़ा रोहित अनिका की जरा सी परेशानी को देख पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता था। ये बात भी अनिका अच्छी तरह से देख पा रही थी। अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे कि अनिका का मन दो हिस्सों में बट गया था। अनिका एक तरफ ये सोच रही थी कि जो आदमी अनिका का पति था, उसके तीनों बच्चों का बाप था, जिसे याददाश्त खोने से पहले अनिका बेहद प्यार करती थी, वो इस तरह का वहशी दरिंदा नहीं हो सकता जो कुसुम जैसी लड़की के साथ इस तरह के दर्दनाक हादसे को अंजाम दे। पर अनिका को रोहित पर पूरी तरह से भरोसा भी नहीं था। वो बस कन्फ्यूज़न में जी रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या फ़ैसला ले। अनिका ये सब सोच रही थी, तभी उसकी नज़र उस लेडी इंस्पेक्टर की ओर गई। अनिका को जो लेडी इंस्पेक्टर इंटरोगेट कर रही थी वो अपने सीनियर के बर्ताव से काफ़ी नाखुश थी। वो बस अपना सर झुकाकर खड़ी रही। तभी इंस्पेक्टर गैरीवाल ने रोहित की ओर देखकर कहा, बेकार में सर आप नाराज़ हो गए। मैं भी कानून को अपने हाथ में लेने वालों में से नहीं हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हो सकता है ये एक महज एक्सीडेंट हो और ये भी हो सकता है कि एक आपराधिक घटना हो। दोनों ही सूरतों में पुलिस जल्द से जल्द मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। मगर हाँ,
आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर इस मामले की तह तक पहुंचने में हमें आप लोगों की मदद की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ हमारी मदद ज़रूर कीजिएगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर रोहित की तरफ देखने लगा। रोहित को अभी थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही थी, पर वो मन ही मन यह सोच रहा था कि अगर उसे दोबारा आना पड़ेगा तो फिर अनिका को भी उसे अपने साथ लाना होगा और ऐसे में अनिका को बड़ी दिक्कत होगी। इसी के साथ रोहित अपने वैकेशन के बारे में सोच रहा था, पर तभी उसे उस लड़की कुसुम का ख्याल आया और उसकी आंखों के सामने उस बूढ़ी औरत का चेहरा आ गया। ये देखते ही रोहित को भी मन ही मन यही लगने लगा कि वो कैसे भी करके उस लड़की के गुनाहगार तक जरूर पहुंचेगा। रोहित अभी भी ये सब सोच ही रहा था, तभी इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपके साथ 1 मिनट की अपॉइंटमेंट लेने के लिए बड़े से बड़े मिनिस्टर को भी महीनों इंतज़ार करना पड़ता है, मगर सर ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। भले ही मरने वाली लड़की और उसकी माँ बहुत गरीब थे, मगर गरीबों को भी जीने का उतना ही अधिकार होता है जितना अमीरों को, और इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। इससे पहले कि रोहित इंस्पेक्टर की इस बात पर किसी भी तरह का रिएक्शन देता, इंस्पेक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप जैसे बड़े लोग पैसे देकर वक्त खरीदना अच्छी तरह से जानते हैं, मगर सर मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। यहाँ बात आपके वक्त की या बिजनेस की नहीं है, यहाँ बात है 2 जानों की, और इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होती। कहीं ना कहीं रोहित को ऐसा लग रहा था जैसे इंस्पेक्टर गैरीवाल ने रोहित के लिए मन ही मन एक इमेज तैयार कर दी थी, और वो इमेज ऐसी थी कि रोहित पैसे वाला पावरफुल आदमी था जो गरीबों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता था। वो पैसों को इंसानी जान से ज़्यादा कीमत देता था। इसी के साथ रोहित एक घमंडी और एरोगेंट रईस आदमी था, पर असल में रोहित क्या था ये कोई नहीं जानता था। इस वक्त तो खुद अनिका भी नहीं जानती थी कि रोहित कैसा था। वहीं इंस्पेक्टर ने रोहित के बारे में जितना कुछ भी कहा, वो सब सुनकर रोहित का मन हुआ कि वो एक बार इंस्पेक्टर को समझाए, मगर इस वक्त रोहित के पास ना तो उस तरह का वक्त था और ना ही उसे ये ज़रूरत महसूस हुई कि वो इंस्पेक्टर के सामने अपना चरित्र प्रमाण पत्र दिखाए। तभी रोहित की नज़र अनिका की ओर गई। अनिका गहरी सोच में डूबी हुई थी। अनिका जब गहरी सोच में डूबी हुई थी तब अचानक रोहित ने अनिका का हाथ पकड़ा और अनिका से कहा, चलो हम घर चलते हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लोग दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, इस बात की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। रोहित ने यह बात अनिका से ज़रूर कही थी, मगर रोहित की ये बात इंस्पेक्टर गैरीवाल के लिए एक सख्त वार्निंग थी। रोहित ने अनिका का हाथ पकड़ा और अनिका को पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से बाहर की ओर ले जाने लगा। लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने जैसे ही अनिका को रोकने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपने हाथ के इशारे से उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को ऐसा करने से रोक लिया। लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने जैसे ही इंस्पेक्टर गैरीवाल का इशारा देखा, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और वो मन ही मन अपना गुस्सा दबाकर रह गई। उसे इस वक्त बहुत ही बुरा लग रहा था, पर वो मजबूर थी कुछ भी करने या कुछ भी कहने के लिए। रोहित और अनिका को पुलिस स्टेशन से बाहर जाता हुआ देखकर इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपनी जेब से सिगरेट का बॉक्स निकाला और सिगरेट जलाते हुए अपने साथी पुलिस ऑफिसर से कहा, आग में उतना ही तेल डालो जो आग को बढ़ाने में काम आए। उतना तेल कभी नहीं डालना चाहिए कि आग उस तेल के बोझ की वजह से बुझ जाए। आई बात समझ में? इंस्पेक्टर गैरीवाल की बात सुनकर साथी इंस्पेक्टर हैरानी से इंस्पेक्टर गैरीवाल को देखने लगी। अपने मुंह से सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपनी साथी इंस्पेक्टर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे भाई, इस जैसे छोटे शहरों में अगर इतना हाई प्रोफाइल केस हाथ लग जाए तो यूँ समझ लो सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि हमारी 7 पुश्तों का रिटायरमेंट प्लान तैयार हो जाता है। और रोहित मारवा एक ऐसा नाम है जो चेक पर किए गए एक सिग्नेचर से पूरे के पूरे शहर का रिटायरमेंट प्लान बना सकता है। इतना गुस्सा क्यों करती हो तुम? तुम्हारी ड्यूटी में अब कुछ ही सालों का वक्त बाकी रह गया है। अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कभी कुछ सोचा है? अगर इतने बड़े बड़े लोगों से पंगा रखोगी तो अपने बच्चों के साथ साथ हमारे बच्चों का फ्यूचर भी अंधकार में धकेल दोगी। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उसका मकसद क्या था अब ये साफ हो गया था। तभी उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर गैरीवाल के सामने आकर कहा, सर मुझे ज़रूर लगता है कि यह अनिका मैडम कोई ऐसी बात जानती है जो इस केस से जुड़ी हुई हो। लेडी इंस्पेक्टर की बात सुनकर इंस्पेक्टर गैरीवाल चौंक कर उसको देखने लगे। लेडी इंस्पेक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने उनके चेहरे पर रिएक्शन देखे थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ऐसी बात जानती थी जो वो हमें कहना चाहती थी मगर कहने से डर रही थी।
एक तरीके से यूं कहा जा सकता था कि कोई ऐसा राज उनकी आंखों में छुपा था जो वह हम सबके सामने बेपर्दा नहीं होने देना चाहती थी। इतना कहकर लेडी पुलिस इंस्पेक्टर शांत हो गई और इंस्पेक्टर गैरीवाल को देखने लगी। अपनी साथी ऑफिसर की बात सुनकर इंस्पेक्टर गैरीवाल हैरान होकर अपनी उंगलियां अपनी दाढ़ी में फिराने लगे। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल ने कहा, चलो ये तो और भी अच्छा है। बड़े लोगों की यही बात मुझे बहुत पसंद है। वो अपने सीने में इतने राज लिए घूमते हैं कि अगर वह राज का पिटारा खुल जाए तो ये मान लो कि अली बाबा को खजाने से भरी गुफा मिल गई। राज जितना गहरा होगा खजाना उतना ही ज़्यादा होगा। गहराने दो राज को। जब राज की गहराई बढ़ जाएगी तब हम समंदर से बेशकीमती मोती निकालने के लिए छलांग लगाएंगे। तुम रिटायरमेंट की फ़िक्र मत करो। रिटायरमेंट से पहले ही मैं आपको वो तोहफा दूंगा कि आप मरते दम तक मुझे याद रखेगी। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने आगे कहा, रोहित मारवा के रूप में हमें जैकपॉट हाथ लगा है और इतनी आसानी से इस जैकपॉट को मैं अपने हाथ से फिसलने नहीं दूंगा। लेडी पुलिस इंस्पेक्टर भी इंस्पेक्टर गैरीवाल की बातें समझ नहीं पा रही थी। वो हैरानी से इंस्पेक्टर गैरीवाल को देखती रही। कुछ देर तक अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद लेडी इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर गैरीवाल से पूछा, आप क्या करने वाले हैं? उस लेडी पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनते ही इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपने होठों पर अपनी एक उंगली रखी और कहा, देखो, ऐसा नहीं है कि राज सिर्फ बड़े लोग ही अपने सीने में छुपा कर घुमा करते हैं। कुछ राज हम जैसे गरीब भी अपने सीने में छुपाया करते हैं। अरे तुम आप आम खाओ, गुठली मत गिनो। वो काम हम जैसों पर छोड़ दो। और फिर तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं कानून की कितनी इज्जत करता हूँ। कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेता और कानून को अपने हाथों में लेने वालों को छोड़ता भी नहीं। और इतना याद रखना, ये रोहित मारवा जैसे पावरफुल और पैसे वाले लोग सज़ा से नहीं डरते, सज़ा से मिलने वाली बदनामी से डरा करते हैं और हमें इनकी इसी डर का फ़ायदा उठाना है। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल ने मुस्कुराकर आगे कहा, 2 दिन की सज़ा ना मिले इसलिए ये लोग पैसा पानी की तरह बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि हमारे हाथ तो एक बहुत बड़ा जैकपॉट लगा है। जितनी बड़ी सज़ा उतना बड़ा डर और उतना बड़ा हमारा फ़ायदा। ये शतरंज का खेल तो अभी शुरू हुआ है। आगे आगे देखना, इस खेल में रोहित मारवा का इस्तेमाल करके मनाली शहर का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। आखिर हम पुलिस वालों के भी कुछ सपने होते हैं, दिन रात लोगों की सेवा करते हैं, कोई हमारे बारे में कुछ सोचता ही नहीं। बस अब हम ही को हमारे बारे में सोचना होगा। ज़रा हमारे डिपार्टमेंट को भी हम पर नाज होना चाहिए। जब हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें तब सड़क पर खड़े ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर हमारी गाड़ी की तरफ इशारा कर कहें, वो देखिए, वो जा रहे हैं हमारे सीनियर ऑफिसर। किसी ज़माने में हमारे पुलिस महकमे में काम किया करते थे और आज देखो कितने बड़े आदमी हो गए हैं। इस बार तो काम कुछ ऐसा करेंगे कि अपने साथियों का सिर फक्र से ऊंचा कर देंगे। इंस्पेक्टर की साथी लेडी इंस्पेक्टर की बातों को समझ नहीं पा रही थी, मगर वो इतना ज़रूर जान गई थी कि इंस्पेक्टर गैरीवाल किसी लंबी प्लानिंग में थे। लेडी इंस्पेक्टर को अब इतना तो यकीन हो गया था कि उसका सीनियर इंस्पेक्टर अब आगे कुछ ऐसा करने वाला है जो उसने आज तक कभी नहीं किया है। रोहित मारवा जैसे बड़े लोग वैसे भी हर रोज़ पुलिस स्टेशन नहीं आते थे। लेडी इंस्पेक्टर ये बात अच्छी तरह से जान चुकी थी। पुलिस स्टेशन के अंदर लेडी इंस्पेक्टर जहाँ ये सब सोच रही थी, वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर निकलने के बाद पुलिस स्टेशन की सीढ़ियाँ उतरते वक्त अनिका के कंधों पर हाथ रखते हुए रोहित ने अनिका से पूछा, क्या हुआ? तुम काफ़ी परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। अनिका ने एक झटके से रोहित की ओर देखा और अपने कंधों से रोहित का हाथ हटा लिया। रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि अनिका अब तक रोहित के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हुई थी, इसलिए शायद अनिका को रोहित का स्पर्श थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था और रोहित ये बात समझ गया था। इसलिए अनिका ने जब उसका हाथ अपने कंधे से हटाया तो रोहित को बुरा नहीं लगा। अनिका इस वक्त मन ही मन एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके बगल में चलने वाला इंसान कौन था और उसकी सच्चाई क्या थी। अनिका जब से होश में आई थी, अनिका के अतीत ने उसका साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया था। ज़िंदगी में नई यादें बना रही अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि जिस इंसान के इर्द गिर्द उसके अतीत की पूरी दुनिया टिकी हुई थी, वो इंसान कौन था और उसका असली चेहरा क्या था। एक के बाद एक लोगों ने रोहित को एक आदर्श बाप और अपना जिम्मेदारियां निभाने वाला इंसान बताया था, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे कई लोग थे जो कदम कदम पर अनिका को ये सबूत देने की कोशिश कर रहे थे कि रोहित जैसा दिखता था वैसा बिल्कुल नहीं था। अनिका कुछ देर तक फटी हुई आंखों से बस रोहित को देखती रही। जब रोहित को यह एहसास हुआ कि अनिका गहरी सोच में डूबी हुई थी,
तब रोहित ने मुस्कुराते हुए अनिका से पूछा, क्या हुआ, मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? रोहित का सवाल सुनते ही अनिका ने रोहित के चेहरे से अपनी नज़रें हटाकर अपनी नज़रें झुका ली और रोहित ने अचानक ही मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो, अभी अभी जिस तरह से तुम मुझे देख रही थी, ठीक उसी तरह से तुम मुझे उस वक्त देख रही थी जब तुम मुझे पहली बार मिली थी। अनिका रोहित के साथ जुड़ी सारी यादें बिल्कुल भुला चुकी थी। अनिका को नहीं पता था कि वो रोहित से पहली बार कब मिली थी और उनकी मुलाकात कैसे हुई थी। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, अनिका, हमारे अतीत से जुड़ी एक बहुत लंबी कहानी है। ये कहानी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि इस वक्त मैं तुम्हें अगर वो कहानी समझाना चाहूँ तो शायद तुम इतनी घबरा जाओगी कि मुझे डर है कि कहीं हमारे सुधरते रिश्तों के बीच फिर से कोई दरार ना आ जाए। मगर चलो, आज नहीं तो कल मुझे तुम्हें तुम्हारे अतीत से जोड़ने के लिए ये सारी बातें तो बतानी ही पड़ेंगी। मैं तुम्हें हमारी पहली मुलाकात का किस्सा बताता हूँ। जब तुम मुझसे पहली बार मिली थी तब हम दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। ये सुनते ही अनिका फिर से रोहित को देखने लगी। रोहित भी अनिका को देख रहा था, पर अनिका के चेहरे पर सवाल और कन्फ्यूजन नजर आ रहा था। तभी रोहित ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ अनिका, मुझे ऐसा लगा था कि तुम उन लड़कियों में से थी जो 6 साल के आर्यन को बहला फुसलाकर उसके साथ दोस्ती बढ़ाकर मुझ तक पहुंचना चाहती हो। वहीं तुम्हें मैं इसलिए अजीब लग रहा था क्योंकि तुम आर्यन को रिया समझकर उसके साथ बात करती रही और मन ही मन ये सोच रही थी कि आखिर मैं बार बार तुम्हें अपने बेटे से दूर रहने की धमकियाँ क्यों दे रहा हूँ, जबकि तुम मेरे बेटे से कभी मिली ही नहीं थी। जब आर्यन और रिया 6 साल के थे तब हूबहू हम शक्ल थे। तुमने फ़ोटोग्राफ्स में ये बात देख भी ली है। मगर मुझे आज भी याद है जब तुम चॉकलेट आइसक्रीम लेकर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की लॉबी के अंदर एंटर हुई थी, तब मैंने अपने आदमियों से कहा था कि तुम्हारी पार्सल की तलाशी ली जाए। मेरे आदमी भी बिल्कुल किसी बॉम्ब स्क्वाड की तरह तुम्हारे पास पहुँचे और उन्होंने तुम्हारे पार्सल की अच्छी तरह से तलाशी ली। रोहित आगे कुछ कहता, इतने में उसने देखा कि अनिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई हैं। वो अभी कुछ कहती, इतने में रोहित ने कहा, और पता है अनिका, जब तुम्हें पता चला कि पार्सल के अंदर चॉकलेट आइसक्रीम है तब मुझे यकीन हो गया कि तुम ज़रूर आर्यन को वश में करने के लिए उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही हो। बस फिर क्या था, मेरा गुस्सा 7वें आसमान को पार कर चुका था। मैं तुम्हारे पास आया और सीधे सीधे तुम्हें धमकी दे डाली। मैंने तुमसे यहाँ तक कह दिया था कि अगर तुमने अब तक मेरे बेटे आर्यन से नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा। जो चॉकलेट आइसक्रीम तुम रिया के लिए लाई थी, वो चॉकलेट आइसक्रीम भी हमने तुमसे छीन ली। मगर सच पूछो तो उस पूरी रात जितना गुस्सा मुझे तुम्हारे बिहेवियर पर आ रहा था, बार बार तुम्हारा ये चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। तुम जिस गुस्से भरी नज़रों से मेरी ओर देख रही थी, बिना बोले भी तुम्हारी आंखें इतना कुछ कह रही थी मुझसे। अनिका, मुझे पता भी नहीं चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं हमेशा से ही रिलेशनशिप से दूर रहना चाहता था। मैं आर्यन को माँ और बाप दोनों का प्यार देकर उसे अपनी ही तरह सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाना चाहता था। तुम मेरी ज़िंदगी में आई, उससे पहले मेरी ज़िंदगी में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं थी। मगर मनाली में तुम्हारे साथ हुई मुलाकात के बाद जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। जब हम पहली बार एक दूसरे को मिले तब हम यह भी नहीं जानते थे कि हम एक दूसरे के बच्चों के माँ बाप हैं। रोहित की बात सुनकर अनिका काफ़ी हैरान रह गई। अनिका को अब तक किसी ने भी अनिका के अतीत की इस कॉम्प्लिकेटेड कहानी के बारे में कुछ नहीं बताया था। मगर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे हो सकता था कि अनिका और रोहित इस बात से अनजान थे कि वो दोनों एक दूसरे के बच्चे के माँ बाप थे। अनिका के चेहरे पर हैरानी देखते हुए रोहित ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, ये सब कुछ मैं तुम्हें बाद में आराम से समझाऊंगा। मैं भी तुम्हारी आंखों में गुस्सा देखकर अचानक ही पुरानी यादों में खो गया। सालों पहले जिस अनिका से मेरी मुलाकात हुई थी, अचानक ही वो अनिका मेरी नज़रों के सामने आ गई। मगर अनिका, सच कहूँ, तभी अनिका के दिल की धड़कनें अचानक ही तेज़ होने लगी थी। रोहित ने अनिका को धीरे से अपनी ओर मोड़ा और अनिका के करीब आकर रोहित ने अनिका से कहा, सच कहता हूँ अनिका, आज भी जब तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तब मुझे हर बार तुमसे पहला प्यार हो जाता है। इतना कहकर रोहित अनिका की आंखों में देखने लगा। अनिका ने जब रोहित के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो अनिका को कुछ वक्त के लिए ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दिल की धड़कनें थम गई थी। मगर अनिका रोहित की धड़कनों को अच्छी तरह से सुन पा रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। रोहित की आंखों में इस वक्त एक अलग ही प्यार नजर आ रहा था। अनिका ने जब रोहित की आंखों में देखा तो एक पल के लिए वो सब कुछ भूल गई, पर अगले ही पल अनिका को वो सब कुछ याद आ गया जो वो याद नहीं करना चाहती थी। वो सब याद आते ही अनिका ने अपनी नज़रें झुका ली।
अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि जिन यादों को पूरी तरह से वो भुला चुकी थी, उन यादों के बिना वो किस तरह से रोहित से वही प्यार कर सकती थी जो शायद याददाश्त खोने से पहले अनिका ने रोहित से किया होगा। रोहित के बारे में अनिका के मन में विचार काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहे थे। तभी अचानक अनिका की आंखों में खोए हुए रोहित को ये रियलाइज़ हुआ कि अनिका और रोहित पुलिस स्टेशन में खड़े थे। जैसे ही रोहित और अनिका पुलिस स्टेशन की सीढ़ियाँ उतरकर बाहर निकले, तब रोहित ने देखा कि रोहित के कई लोग पुलिस स्टेशन के आसपास इकट्ठा हो गए थे। रोहित के कई सारे सिक्योरिटी गार्ड अपनी अपनी गाड़ियों में पुलिस स्टेशन के आसपास नजर आ रहे थे। तभी अचानक रोहित के कानों पर इंस्पेक्टर गैरीवाल की आवाज़ पड़ी। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपनी कमर का पट्टा सीधा करते हुए रोहित के पास आकर कहा, अरे साहब, ये इतने सारे लोगों को यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे हम तो हाथों में सर्विस बंदूक लेकर खड़े हैं। आपके लोग तो हाईटेक मशीन गन लिए हुए पुलिस स्टेशन के आसपास ऐसे खड़े हो गए जैसे वे लोग सरहद पार खड़े रहकर देश के दुश्मनों को देश के अंदर घुसने से रोक रहे हों। सर सच कहता हूँ, आपकी सिक्योरिटी देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे गरीब देश होंगे जो आपकी जितनी सिक्योरिटी अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे। इंस्पेक्टर गैरीवाल की बातें रोहित के दर बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, इसलिए इस बार इंस्पेक्टर गैरीवाल की बातों को इग्नोर करके रोहित ने अनिका को कार के अंदर बैठने का इशारा किया। रोहित का इशारा मिलते ही रोहित के ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोला और अनिका कार के अंदर बैठ गई। इंस्पेक्टर गैरीवाल मुस्कुराते हुए बस रोहित और अनिका को कार के अंदर बैठकर अपने पुलिस स्टेशन से बाहर जाते हुए देखने लगे। कार के अंदर रोहित के बगल में बैठी अनिका अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। लकड़ी बाजार में जो कुछ भी हुआ था और अनिका ने जो कुछ भी देखा था, उसके बाद अनिका इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसका मन अब ज़्यादा भारी होने लगा था। वो सवालों के घेरों में घिर चुकी थी। अनिका की हालत क्या थी, ये बात रोहित अच्छी तरह से जानता था। वो अनिका के लिए बुरा भी फील कर रहा था। रोहित ने धीमी आवाज़ में बड़े ही प्यार से अनिका को समझाते हुए कहा, देखो अनिका, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वह काफ़ी दर्दनाक हुआ है। चाहे इंसान छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, हर इंसान का इस दुनिया में आज़ादी से सांस लेने का अधिकार होता है और किसी ताकतवर शख्स का कोई अधिकार नहीं कि वो अपने से कमज़ोर को इस अधिकार से दूर रखे। मगर मेरा यकीन मानो, जिस किसी ने ये सब कुछ किया है वो जल्द पकड़ा जाएगा। अनिका को समझाने के लिए रोहित ने ये बात तो कही थी, मगर अनिका के कानों पर जैसे रोहित की बातें कोई असर नहीं डाल रही थी। गहरी सोच में डूबी हुई अनिका खिड़की से बाहर देख रही थी। काफ़ी देर तक अनिका खामोश रही। रोहित भी जानता था कि अनिका इस वक्त उस सिचुएशन में नहीं थी कि उससे ज़्यादा सवाल जवाब किए जाने चाहिए, इसलिए अनिका को कुछ देर अकेला छोड़कर रोहित भी कार की खिड़की के बाहर देखने लगा। पुलिस स्टेशन से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल 10 किलोमीटर की दूरी पर था। घाटी के रास्ते और उबड़ खाबड़ रास्ते होने की वजह से सफ़र भी कम से कम आधे घंटे का होने वाला था। तभी रोहित के मन में ख्याल आया कि उसे एक बार बच्चों के बारे में पूछताछ कर लेनी चाहिए। इसलिए रोहित ने अपनी जेब से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और सनी को कॉल लगाया। कुछ देर सनी के मोबाइल फ़ोन पर रिंग बजती रही। काफ़ी देर तक जब सनी ने कॉल नहीं उठाया तो रोहित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहित ने सनी का कॉल ट्राई करने के बाद अलेक्जेंडर के मोबाइल फ़ोन पर कॉल लगाने की कोशिश की, मगर रोहित ये देखकर हैरान हो गया कि रिंग बजने के बावजूद अलेक्जेंडर ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर अपने आप को आर्यन और रिया का बड़ा भाई समझता था और उस नाते अलेक्जेंडर ने अपने भाई और बहन की सुरक्षा का जिम्मा अपने सर उठा रखा था। अलेक्जेंडर कभी भी रोहित का कॉल रिसीव न करे, ऐसा आज के पहले नहीं हुआ था। रोहित यह बात भी अच्छी तरह से जानता था कि रिया अपने गेम खेलने में इतनी बिजी रहती है कि मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलने के बावजूद जब भी वो रोहित का कॉल देखती और उसकी गेम किसी इंटरेस्टिंग स्टेज पर होती तो वो रोहित का फ़ोन कॉल इग्नोर करके पहले अपनी गेम पूरी करती और उसके बाद ही रोहित को कॉल बैक किया करती थी। मगर अलेक्जेंडर और आर्यन ऐसे बिल्कुल नहीं थे। इससे पहले कि रोहित आर्यन को कॉल लगाता, रोहित के कानों पर अनिका की आवाज़ पड़ी। अनिका ने धीमी आवाज़ में रोहित से पूछा, क्या तुम पहले से शराब पीते हो? अनिका की यह बात सुनकर रोहित हैरान रह गया। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ही अनिका ने उसे इस तरह का सवाल क्यों पूछा था। अनिका के इस सवाल ने रोहित को सोचने पर मजबूर कर दिया था। रोहित काफ़ी देर तक सोचता रहा। फिर उसे जब समझ नहीं आया तो उसे लगा कि अनिका ने अगर कोई सवाल पूछा था तो उसका जवाब देना रोहित का फ़र्ज़ था, खासकर जब तब की एक बीवी जिसकी यादों से अपने पति के साथ बिताए सारे पल गायब हो चुके थे और जब वो दोबारा अपने पति को पहचानना चाहती थी। अनिका की बड़ी बड़ी आंखें रोहित पर टिकी हुई थी। अनिका बड़ी ही बेसब्री से रोहित के जवाब का इंतज़ार कर रही थी।
वो जानना चाहती थी कि आखिर रोहित उसके सवालों का क्या जवाब देगा। वैसे तो रोहित ज़्यादा शराब पीता नहीं था और ये बात अनिका अच्छी तरह से जानती थी, मगर याददाश्त खो चुकी अनिका जानना चाहती थी कि अगर रोहित शराब पीता था या नहीं। रोहित को मन ही मन सोचकर इस बात पर भी हंसी आ रही थी कि एक पत्नी जो उसके पति के चेहरे तक को भूल गई थी, मगर आज भी ऐसी हालत में वो पत्नी अपने पति की बुरी आदतों के बारे में जानना चाहती थी। वैसे अनिका काफ़ी फॉरवर्ड थिंकिंग वाली लड़की थी और अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित हर चीज़ को लिमिट में करना अच्छी तरह से जानता था। मगर आज जो अनिका रोहित के सामने बैठी थी, उसे ये नहीं पता कि रोहित रेगुलर शराब का सेवन नहीं करता था। अनिका का सवाल सुनने के बाद रोहित के चेहरे पर जो परेशानी नज़र आ रही थी, वो परेशानी अनिका अच्छी तरह से नोटिस कर रही थी। अनिका देखना चाहती थी कि रोहित अनिका को क्या जवाब देगा। पहले तो अनिका ने सोचा था कि वो ये सवाल रोहित से तब करेगी जब वो लोग होटल पहुंच जाएंगे, पर फिर अनिका को याद आया कि नहीं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बच्चे भी होंगे और उनके सामने इस तरह का सवाल करना ठीक नहीं होगा। इसी वजह से अनिका ने यह सवाल रोहित से कार के अंदर बैठे हुए ही कर लिया था। अनिका ने अपनी आंखों से बीती रात रोहित के बेडरूम में शराब की बोतल देखी थी और अब अनिका जानना चाहती थी कि आखिर रोहित उसके सामने ये बात कबूल करता भी है या नहीं। अनिका मन ही मन ये सोचने लगी थी कि अगर रोहित अनिका से झूठ बोलता है तब ज़रूर रोहित की असली और नकली चेहरों की बात सच हो सकती थी। रोहित का जवाब सुनने के लिए अनिका के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। अपने अतीत को भुला चुकी अनिका अपने वर्तमान और अपने भविष्य के साथ जुड़ी सबसे अहम कड़ी का सच जानने की कोशिश कर रही थी। तभी कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। रोहित ने अनिका की ओर देखकर कहा, पता ही नहीं चल रहा है तुम पत्नियां किस मिट्टी की बनी होती हो। याददाश्त खो चुकी हो, मगर पति पर शक करना भूल नहीं पा रही हो। इतना कहकर रोहित अनिका को देखने लगा। रोहित का जवाब सुनकर अनिका उसे हैरानी से देखने लगी। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, उसके चेहरे पर कन्फ्यूज़न आ गई थी। अनिका अब रोहित के आगे का जवाब सुनने के लिए तैयार थी। वो कभी नीचे की ओर देखती तो कभी रोहित के चेहरे की ओर। अनिका को ऐसी हालत में देखकर मुस्कुराते हुए रोहित ने अनिका से आगे कहा, देखो पुरानी अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि मैं कभी कभार वाइन पीता हूँ, मगर मैं रेगुलरली शराब नहीं पीता, बस कभी कभार पी लेता हूँ। और इससे पहले कि तुम कुछ और पूछो, मैं तुम्हें यह भी बता देता हूँ कि मैं कभी कभार सिगार भी पी लेता हूँ। हालांकि इस मामले में बिल्कुल रेगुलर नहीं हूँ। पुरानी अनिका इन सारी आदतों के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। हाँ, बच्चे इस बारे में नहीं जानते और प्लीज़ तुम भी उन्हें कुछ बताना मत। मगर अचानक तुमने ये सवाल क्यों पूछा? अनिका ने जैसे ही रोहित का जवाब सुना, एक पल के लिए अनिका को कम से कम इस बात की राहत महसूस हुई कि रोहित अनिका से कुछ छुपाना नहीं चाहता था। ना सिर्फ शराब के बारे में, मगर रोहित ने अपने सिगार पीने के बारे में भी अनिका को सब कुछ सच सच बता दिया था। अनिका को अपने दिल की एक कोने में कहीं ना कहीं खुशी हो रही थी, पर बार बार उसका मन बेचैन हो रहा था जब भी वो ट्रे में रखी उन चीज़ों को याद करती। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच का पहलू कौन सा है। अभी भी अनिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे रोहित को ये बताना चाहिए कि नहीं, कि वो मन ही मन क्या सोच रही थी। सबूत के तौर पर कुसुम के घर से जो सिगार के टुकड़े और शराब की बोतल मिली थी, वो ठीक वैसी ही थी जैसे अनिका ने रोहित के बेडरूम में देखे थे। मगर अनिका इस कन्फ्यूज़न में थी कि उसे ये बात रोहित को कहना भी चाहिए या नहीं। अनिका के साथ बात करते हुए रोहित कुछ वक्त के लिए भूल गया था कि उसने बच्चों की खबर लेने के लिए सनी और अलेक्जेंडर को कॉल लगाने की कोशिश की थी, मगर अब तक दोनों में से किसी ने रोहित को कॉल बैक नहीं किया था। तभी अचानक से रोहित ने अपने हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, ओह, मैं अलेक्जेंडर को दोबारा कॉल करना भूल ही गया। जब रोहित को अचानक ये बात वापस से याद आई तो रोहित ने एक झटके से अपने हाथों में पकड़ा हुआ फ़ोन फिर से अपने सामने लाया और इस बार आर्यन का नंबर डायल किया। कुछ देर तक रिंग बजती रही, मगर आर्यन ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। रोहित को ये पूरी की पूरी बात काफ़ी अजीब लग रही थी। रोहित को अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि कोई उसका फ़ोन नहीं उठा रहा। तभी रोहित को मन ही मन शक होने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। रोहित जहाँ बच्चों के लिए परेशान हो रहा था, वहीं गहरी सोच में डूबी अनिका खिड़की से बाहर मनाली की वादियाँ देख रही थी। जिन राज्यों में अनिका ने अपना पूरा बचपन गुजारा था, उन वादियों को अनिका पूरी तरह से भूल चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। अनिका के लिए ये सब कुछ एकदम नया था, सब कुछ फ्रेश। अनिका को यही लग रहा था कि वो पहली बार इन वादियों को देख रही थी। अनिका मन ही मन कुछ सोचते हुए खिड़की से बाहर देख रही थी।
बच्चे रोहित का कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। ये बात रोहित अनिका को बताकर उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। अचानक जब अनिका की नज़र रोहित की नज़रों से टकराई तो अनिका ने देखा कि रोहित काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। रोहित बार बार किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक अनिका को भी ये महसूस हुआ कि हो ना हो रोहित के चेहरे पर यह परेशानी बच्चों को लेकर थी। इसलिए अनिका ने धीमी आवाज़ में रोहित से पूछा, बच्चे ठीक तो हैं ना? अनिका के मुंह से ये बात सुनते ही रोहित चौंक कर अनिका की ओर देखने लगा। अपने चेहरे के हाव भाव को संभालते हुए रोहित ने अपने चेहरे पर एक काफ़ी सॉफ्ट मुस्कुराहट लाते हुए अनिका से कहा, हाँ बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। बच्चों को क्या हो सकता है? बच्चों के साथ सनी है, हमारी इतनी बड़ी सिक्योरिटी टीम है, तुम फिक्र मत करो। अनिका को ये कहने के बाद रोहित ने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के एक सीनियर मैनेजर को कॉल लगाया। मैनेजर ने जैसे ही कॉल रिसीव किया रोहित ने उस मैनेजर से पूछा, मैनेजर बच्चे कहाँ हैं? सनी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? रोहित की बात सुनते ही मैनेजर की आवाज़ में हड़बड़ाहट साफ नज़र आने लगी। अटकती हुई आवाज़ में मैनेजर ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, सर वो सनी साहब और बच्चे नीचे पूल एरिया में गेम खेल रहे हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारी होटल की सिक्योरिटी, आपके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, सनी सर, सब लोग बच्चों के साथ हैं। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मैनेजर की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर राहत नजर आने लगी। रोहित ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए मैनेजर से कहा, ठीक है, हम लोग कुछ ही देर में आ रहे हैं, बच्चों को खेलने दो। जैसे ही रोहित ने कॉल डिस्कनेक्ट किया अनिका ने रोहित से पूछा, क्या हुआ, बच्चे कहाँ हैं? अनिका ने अभी अभी अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा था उसके बाद अनिका का दिल काफ़ी दहल चुका था। अनिका की इमोशनल हालत अच्छी तरह से समझते हुए रोहित ने अनिका से कहा, नहीं बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, वो लोग पूल एरिया में खेल रहे हैं। दरअसल मैंने बच्चों को कॉल लगाने की कोशिश की मगर वो लोग मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे। सनी भी मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, इसलिए कुछ देर के लिए मुझे थोड़ी चिंता होने लगी थी। मगर अभी अभी मैनेजर ने बताया कि सभी के सभी पूल में मस्ती कर रहे हैं और तुम तो अब तक बच्चों को अच्छी तरह से जान चुकी हो। हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा समझदार हैं, वो ना सिर्फ अपना मगर एक दूसरे का भी ख्याल रखना अच्छी तरह से जानते हैं। फिक्र करने की कोई बात नहीं, हम अगले 10 मिनट में बच्चों के साथ होंगे। इतना कहने के बाद रोहित चुप हो गया और अनिका की तरफ देखने लगा। अनिका को भी रोहित की बात सुनकर राहत महसूस हुई। वो अब दोबारा से खिड़की से बाहर देखने लगी। अब रोहित भी रिलैक्स नज़र आ रहा था। वहाँ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के स्विमिंग पूल एरिया के बाहर पूरी तरह से पानी में भीगा हुआ सनी अपने स्विमिंग शॉर्ट्स में थर थर काँप रहा था। मनाली में पड़ने वाली सर्दी और शरीर पर स्विमिंग पूल का पानी, सनी की हालत बिल्कुल किसी भीगी बिल्ली के जैसे हो गई थी। सनी को देखकर रिया ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर हंस रही थी। वहीं शर्मिला के चेहरे पर भी हल्की हल्की मुस्कुराहट नजर आ रही थी। सनी के गाल पूरी तरह से लाल पड़ चुके थे। आसपास खड़े सिक्योरिटी गार्ड ये समझ नहीं पा रहे थे कि सनी के गाल किस वजह से लाल हुए थे, ठंड की वजह से या फिर शर्मिला की मुस्कुराहट देखकर सनी के गाल लाल होने लगे थे। ये बात समझना बहुत मुश्किल हो गया था। स्विमिंग पूल के ठीक बगल में एक बड़ा सा सांप सीढ़ी का बोर्ड डिज़ाइन किया गया था जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा था। शर्मिला ने एक के बाद एक 3 बार बच्चों और सनी को सांप सीढ़ी का खेल खिलाया, मगर हैरत की बात यह रही कि तीनों बार रिया सबसे पहले 100 नंबर तक पहुंच जाती थी। एक तरफ रिया उछल उछल कर डांस कर रही थी तो दूसरी तरफ रिया के दोनों भाई आर्यन और अलेक्जेंडर एक दूसरे को देखकर ये सोच रहे थे कि सांप सीढ़ी के खेल में टैलेंट से ज़्यादा किस्मत की ज़रूरत होती थी। जो नंबर पड़ते थे उसी हिसाब से प्लेयर को चाल चलनी होती थी। मगर हैरत की बात यह थी कि 3 बार गेम खेलने के बावजूद हमेशा ही फेंके गए पासे रिया को ही फेवर करते थे। आर्यन और अलेक्जेंडर को लग रहा था कि उनकी किस्मत बहुत ही खराब थी। आर्यन कभी अलेक्जेंडर को देख रहा था तो कभी सांप सीढ़ी की तरफ, पर वहीं सनी था जो अभी भी शर्मिला की ओर देखे जा रहा था। उसकी आंखें शर्मिला से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। सनी शर्मिला को देखने में इतना खोया हुआ था कि वो कांप रहा था मगर वहाँ से हटने का नाम तक नहीं ले रहा था। रिया उछल उछल कर डांस कर रही थी, वहीं ठंडी के मारे सनी थर थर काँप रहा था। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए शर्मिला ने एक डीजे भी बुला कर रखा था जो बच्चों की पसंद के वेस्टर्न सॉन्ग बजाकर बच्चों का उत्साह बढ़ा रहा था। हर म्यूजिक की बीट पर रिया डांस मूव्स करके अपनी जीत का सेलिब्रेट कर रही थी। रिया के लिए शर्मिला ने एक मेडल भी बनवाया था। रिया को फर्स्ट प्राइज़ का मेडल देने के बाद शर्मिला ने रिया को एक प्रिंसेस का क्राउन भी पहनाया। अलेक्जेंडर और आर्यन ये देखकर भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे कि शर्मिला को पहले से कैसे पता था कि रिया ही जीतने वाली थी।
अक्सर ऐसी गेम्स में प्राइज भी इस तरह के दिए जाते थे जो मेल और फीमेल दोनों के काम आए, मगर आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों को इस बात से हैरानी हो रही थी कि शर्मिला ने पहले से ही एक प्रिंसेस क्राउन बनवाकर रेडी रखा था। रिया को डांस के बीट पर नाचते हुए देखकर शर्मिला ने रिया से कहा, वाओ, सचमुच तुम सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हो बल्कि काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी हो। मेरी बात याद रखना, अगर तुम बड़ी होकर एक एक्ट्रेस बनोगी तो ना सिर्फ इस देश की बल्कि इस दुनिया की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस बनोगी। शर्मिला की ये बात सुनते ही रिया के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई और रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, थैंक यू सो मच शर्मिला आंटी, आई लव यू सो मच। रिया शर्मिला को हाई फाई देकर अपनी जीत सेलिब्रेट करने लगी। म्यूजिक जोर जोर से बज रहा था और म्यूजिक के ताल की बीट पर रिया भी अपने पांव थिरका रही थी। वैसे तो आसपास खड़े रोहित के सिक्योरिटी गार्ड इस बात को लेकर काफ़ी खुश थे कि काफ़ी दिनों बाद बच्चों के चेहरों पर इतनी मुस्कान नज़र आ रही थी। रोहित का परिवार फिर से पहले की तरह खुश नज़र आ रहा था, मगर साथ ही साथ वो सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड इस बात को लेकर भी परेशान थे कि आखिर शर्मिला की आंखें ज़्यादा कमज़ोर थी या उसकी मैथ्स। हर बार शर्मिला ने रिया के पास से गलत गिने थे, जिसकी वजह से रिया हर बार गेम में सबसे पहले 100 नंबर तक पहुंच जाती थी। वहीं बेचारे सनी के पास हर बार गलत गिरने की वजह से सनी को सांप काट लेता और सनी को ठंडे पानी में डुबकी लगानी पड़ती। मनाली में पड़ रही ठंड की वजह से सनी का पूरा शरीर कांपे जा रहा था। साथ ही साथ सनी के दांत भी ठंड की वजह से कटकटाने लगे थे, मगर इतनी ठंड महसूस करने के बावजूद सनी बड़े ही प्यार से शर्मिला की ओर देख रहा था। वो बार बार शर्मिला को देखकर खुश हो रहा था। सनी को बस इसी चीज़ की खुशी थी। वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो अपनी बहन के लिए खुश थे। उन्हें खुशी थी कि रिया सब कुछ भूल कर खुश होकर डांस कर रही थी। तभी अलेक्जेंडर ने आर्यन की ओर देख कर कहा, देख रहे हो ये रिया किस तरह से खुश हो रही है। हाँ, होगी भी क्यों नहीं, हर बार यही जीतती है। हम तो बेकार में खेल खेल रहे थे। जब भी मैं ऊपर सीढ़ी चढ़ने वाला ही होता था कि तभी पासे में ऐसा नंबर आ जाता कि मुझे नीचे जाना पड़ता और मुझे सांप खा लेता। बाय द वे, मैं रिया के लिए बहुत खुश हूँ, आर्यन ने रिया को देखकर कहा। उसकी बात सुनकर अलेक्जेंडर ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अलेक्जेंडर और आर्यन गेम और उसके बाद रिया की सेलिब्रेशन में इतना खो गए थे कि उनको वक्त का पता ही नहीं चला। ना ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अभी तक रोहित और अनिका नहीं आए थे। रिया जब सेलिब्रेट करते हुए शर्मिला के गले मिली, उसी वक्त रोहित और अनिका भी होटल के पूल एरिया में दाखिल हुए। रिया को इतना खुश देखकर पहले तो रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर फिर अचानक ही रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि रिया बहुत जल्द शर्मिला के साथ इतनी घुल मिल गई थी। रिया भी बिल्कुल अलेक्जेंडर और आर्यन की तरह बड़ों के साथ प्यार से और बड़े ही रिस्पेक्ट से बात करती थी, मगर किसी अनजान शख्स के साथ रिया हमेशा ही एक तरह की दूरी बनाए रखती थी। ना तो कभी रोहित ने और ना ही कभी अनिका ने रिया को अनजान लोगों के साथ इस तरह से पेश आना सिखाया था, मगर कहीं ना कहीं ये रिया की इन बिल्ट क्वालिटी थी कि रिया जल्दी अनजान लोगों के साथ घुलती मिलती नहीं थी। रिया का स्वभाव अपने भाइयों से बिल्कुल विपरीत था और आर्यन और अलेक्जेंडर बातें कम किया करते थे, मगर जब लोगों पर विश्वास रखने की बात आती थी तो अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही लोगों पर विश्वास रखने से पीछे नहीं हटते थे। वहीं रिया बातें बहुत ज़्यादा किया करती थी, मगर अनजान लोगों पर जल्दी विश्वास करना उसकी फितरत में नहीं था। कहीं ना कहीं रिया की एक क्वालिटी रोहित के साथ मैच होती थी और अलेक्जेंडर और आर्यन की क्वालिटी कहीं ना कहीं अनिका के साथ मैच होती थी। रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि रिया बड़े बुजुर्गों की डांट खाने से बचने के लिए, उन्हें मस्का लगाने के लिए कई बार उनसे झूठ मूठ प्यार जताया करती थी, मगर रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि ना ही रिया को शर्मिला से कोई डर था और ना ही शर्मिला से डांट खाने की नौबत आने वाली थी रिया पर। फिर अचानक रिया का इस तरह से शर्मिला के साथ घुल मिलकर बातें करना और उसे इस तरह से गले लगाना, ये सब कुछ रोहित के लिए काफ़ी शॉकिंग था। रोहित रिया के इस बदलाव को देखकर हैरान तो था, पर कहीं ना कहीं वो रिया के लिए खुश था। रोहित को इस बात की भी तसल्ली थी कि रिया और उसके दोनों बच्चे लकड़ी बाजार में हुई घटना को भूल गए थे। शर्मिला और रिया दोनों एक दूसरे को हाई फाई देकर रिया की जीत की खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी अचानक तीनों बच्चों की नज़र लगभग एक साथ अपने माँ पापा पर पड़ी। जैसे ही तीनों बच्चों ने रोहित और अनिका को अपने पास आते हुए देखा, तीनों बच्चे एक साथ चिल्लाकर अपने मम्मी पापा के पास दौड़ पड़े। रिया सबसे पहले दौड़कर अनिका की कमर से जाकर लिपट गई। रिया की हंसी
और खुशी को देखकर अनिका को कम से कम इस बात की राहत थी कि बच्चों ने लकड़ी बाजार में जो कुछ भी देखा था वो उसे भूल चुके थे और वो फिर से अपनी रूटीन लाइफ जीने लगे थे। हालांकि अनिका खुद उस सदमे से अब तक बाहर नहीं आई थी। अनिका से लिपटने के बाद रिया ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, मम्मा, क्या आप जानती हैं कि शर्मिला दीदी ने हमारे साथ बहुत सारी मस्ती की है। उन्होंने हमें सांप सीढ़ी का गेम खिलाया। मैं तो अब तक यही समझती थी कि मोबाइल में खेले जाने वाली और वर्चुअल रियलिटी में खेले जाने वाली गेम्स ही अच्छी होती हैं और इंटरेस्टिंग होती हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि इंडोर गेम्स में इतना मज़ा आता है। अगर ये मुझे पता होता तो हम हमारे घर पर भी इसी तरह का एक बड़ा सा बोर्ड लगा लेते और रोज़ सांप सीढ़ी खेलते। फिर कितना मज़ा आता मम्मा। अनिका ने पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी देखा था उससे अभी भी वो गहरे सदमे में थी। मगर रिया की बात सुनकर अनिका बड़े ही प्यार से रिया के माथे पर अपना हाथ फेरने लगी। हालांकि अनिका गहरी सोच में डूबी हुई थी, मगर रिया की बातों को सुनकर हल्की हल्की मुस्कान के साथ वो रिया की बातों में हामी भर रही थी। तभी रिया ने अपनी आवाज़ कुछ धीमी करते हुए रोहित और अनिका की ओर देखकर कहा, क्या आप जानते हैं हमने सांप सीढ़ी की गेम 3 बार खेली, मगर हर बार की तरह इस गेम में भी मैं ही हर बार जीती। अलेक्जेंडर, आर्यन, यहाँ तक कि सनी चाचू मुझे किसी भी गेम में हरा नहीं पाए। अब तो सबको ही पता है कि चाहे कोई भी गेम हो, जीतना तो मुझे ही है। हालांकि रोहित को रिया की खुशी देखकर काफ़ी खुशी हो रही थी, मगर साथ ही साथ रोहित इस बात को लेकर शौक भी था कि रिया शर्मिला के साथ अपनी दोस्ती को लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। जब रोहित ने नज़र उठाकर शर्मिला की ओर देखा तो शर्मिला धीरे से चलकर रोहित और अनिका के पास आई और धीमी और बड़ी ही प्यारी आवाज़ में अनिका और रोहित की ओर देखकर कहने लगी, सचमुच मैंने कभी नहीं सोचा था कि आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं। हमारे बचपन में तो हमने सिर्फ यही सुना था कि बच्चे या तो पढ़ाई में अच्छे होते हैं या फिर स्पोर्ट्स में, मगर आपकी बेटी तो सचमुच एक गेमिंग चैम्पियन है। मुझे सनी सर ने बताया था कि रिया छोटी सी उम्र में ही किस तरह से वर्चुअल गेमिंग की दुनिया में अपना नाम बना चुकी है। इतना कहने के बाद शर्मिला ने आगे कहा, यहाँ तक कि सनी सर खुद भी रिया बेबी के सबसे बड़े फ़ैन और सबसे बड़े फॉलोअर थे। सच कहूँ तो जब मैंने सनी सर की बात सुनी थी तब मुझे काफ़ी अजीब लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी कम उम्र का कोई बच्चा इस तरह की बड़ी बड़ी वर्ल्ड गेमिंग चैम्पियन कैसे जीत सकता था। इतना कहने के बाद शर्मिला ने आगे कहा, यहाँ तक कि सनी सर खुद भी रिया बेबी के सबसे बड़े फ़ैन और सबसे बड़े फॉलोअर थे। सच कहूँ तो जब मैंने सनी सर की बात सुनी थी तब मुझे काफ़ी अजीब लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी कम उम्र का कोई बच्चा इस तरह की बड़ी बड़ी वर्ल्ड गेमिंग चैम्पियनशिप कैसे जीत सकता था। मगर आज जब मैंने रिया बेबी को खेलते हुए देखा तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि रिया बेबी इज़ अ जीनियस। रिया ने जब शर्मिला के मुंह से अपनी ये तारीफ सुनी तब रिया के चेहरे की स्माइल और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। रिया और शर्मिला से कुछ ही दूरी पर खड़े अलेक्जेंडर और आर्यन हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि सांप सीढ़ी के खेल में किस तरह से कोई जीनियस बन सकता था। सांप सीढ़ी का खेल सिर्फ और सिर्फ नसीब के भरोसे खेला जा सकता था। पासों में जो नंबर आएगा उस नंबर के सहारे से हार जीत का फैसला होता था। इसमें टैलेंट की बात कहाँ से आ गई थी। ये बात अलेक्जेंडर और आर्यन की समझ के बाहर थी। वो दोनों मन ही मन इसी बारे में सोच रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि शर्मिला जो भी बोल रही थी उसके पीछे कोई लॉजिक है भी या नहीं। वहीं शर्मिला के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर रिया अपने होठ दबाकर अपना सिर फक्र से ऊंचा करके अपने पापा की ओर देखने लगी। ऐसा नहीं था कि रिया को अपने भाइयों को नीचा दिखाने में मज़ा आता था, मगर रिया उस भाव की लड़की थी जिसे अपनी तारीफ सुनना बेहद पसंद था। शर्मिला की बातें सुनने के बाद रोहित ने रिया को अपने पास बुलाकर शर्मिला की ओर देखकर कहा, वेल, थैंक यू वेरी मच मेरी बेटी की इतनी तारीफ करने के लिए और बच्चों का ख्याल रखने के लिए। आई मस्ट से यू आर क्वाइट गुड इन योर जॉब। पूरी तरह से पानी में भीगे हुए सनी ने जब रोहित की ये बात सुनी तब अपने दोनों हाथ एक दूसरे पर रखकर ठिठुरता हुआ शरीर लेकर सनी रोहित के पास आया और कांपती हुई आवाज़ में रोहित से कहने लगा, अरे रोहित भैया, शर्मिला ने ये जो कुछ भी किया है वो अपनी ड्यूटी का हिस्सा समझकर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा होने के नाते किया है। जैसे ही सनी की ये बात आसपास खड़े लोगों ने सुनी सभी चौंक कर सनी की ओर देखने लगे। शर्मिला ने भी शर्म से अपना सिर झुका लिया। तभी अपनी बात बदलते हुए सनी ने रोहित की ओर देखकर कांपती हुई आवाज़ में कहा, मेरा मतलब है भैया, आप और अनिका भाभी दोनों बच्चों के साथ नहीं थे। ऐसे में बच्चों को एंटरटेन करना, बच्चों की देखभाल करना शर्मिला ने अपना फ़र्ज समझकर किया है। ये सब कुछ शर्मिला ने खुद अरेंज किया है। देखिए कितना बड़ा सांप सीढ़ी का बोर्ड बनवाया है। इतना कहकर सनी ने हाथ से सामने की ओर इशारा किया जहाँ पर वो सांप सीढ़ी का बोर्ड बना हुआ था।
सांप सीढ़ी के बड़े से बोर्ड पर नजर डालते हुए रोहित ने शर्मिला की ओर देखकर कहा, दैट इज़ वेरी थॉटफुल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। मेरी रिया को इन सारी गेम से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, वरना रिया तो हमेशा से यही समझती है कि गेम सिर्फ कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन पर खेली जाती हैं। आज की जनरेशन के बच्चों के लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है कि गेम्स इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन के बाहर भी खेली जाती हैं। जब रोहित ने देखा कि आर्यन और अलेक्जेंडर का शरीर पानी से भीगा हुआ था, तब दोनों को अपने पास बुलाते हुए रोहित ने कहा, मुझे लगता है अब हमें कमरे में जाना चाहिए। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है और तुम्हारे शरीर भी भीगा हुआ है, तुम बीमार पड़ जाओगे। उससे पहले अपने कपड़े बदल लो और फ्रेश हो जाओ। इसके बाद रोहित ने सनी की ओर देखकर कहा, और सनी तुम्हारी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, पूरा शरीर काँप रहा है। तुम बोर्ड पर भी चढ़े थे या सारा वक्त तुमने पानी में ही गुजार दिया? रोहित की ये बात सुनते ही रिया ने हंसते हुए कहा, सनी चाचू जैसे ही 0 से आगे बढ़ते थे उन्हें सांप काट लेता था और तुरंत उन्हें पानी में डुबकी लगानी पड़ती थी। सनी चाचू तो कभी 7 नंबर से आगे पहुँचे ही नहीं। इतना कह कर रिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसकी हंसी देख अनिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। ठंड की वजह से सनी के दांत काँप रहे थे। दांतों के एक दूसरे से कटकटाने की वजह से सनी के मुंह से एक अजीब तरह की आवाज़ निकल रही थी। सनी की ऐसी हालत को देखकर शर्मिला को मन ही मन हंसी आ रही थी। वहीं अनिका बड़ी ही मासूमियत से उसकी तरफ देख रही थी। सनी की ऐसी हालत देखकर रोहित ने सनी से कहा, अरे तुम जल्दी जाओ और कपड़े बदल लो। अगर बीमार पड़ गए और तुम्हें अगर काम से छुट्टी लेनी पड़ी तो याद रखना तुम्हारी तनख्वाह से पैसे काटे जाएंगे। रोहित की इस बात पर शर्मिला और रिया दोनों ही मुस्कुराने लगे। अलेक्जेंडर और आर्यन के कंधों पर टॉवल रखने के बाद रोहित तीनों बच्चों को अपने साथ प्रेसिडेंशियल सूट की ओर ले जाने लगा। तभी अचानक रोहित ने नोटिस किया कि अनिका अभी भी उसी जगह पर खड़ी गहरी सोच में डूबी हुई थी। रोहित ने अनिका को आवाज़ लगाते हुए कहा, अनिका। जैसे ही अनिका ने रोहित की आवाज़ सुनी, अचानक ही वो अपनी गहरी सोच से बाहर आई और रोहित की ओर देख कर कहने लगी, आप लोग ऊपर जाइए, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगी। अनिका की ये बात सुनकर रोहित और आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अनिका की बात सुनकर रोहित काफ़ी चौंक गया। रोहित ने इस बात को ऑब्जर्व किया था कि जब से अनिका को पुलिस स्टेशन में वो लेडी इंस्पेक्टर इंटेरोगेशन के लिए ले गई थी, उसके बाद अनिका के चेहरे के एक्सप्रेशन काफ़ी अलग हो गए थे। अनिका के चेहरे पर कुछ ज़्यादा ही परेशानी नज़र आ रही थी। याददाश्त खोने के बाद वैसे तो कई बार रोहित ने अनिका को परेशान देखा था, मगर आज अनिका के चेहरे पर कुछ ज़्यादा ही परेशानी नज़र आ रही थी। रोहित जानता था कि अनिका के कुसुम के साथ जो कुछ भी होते हुए देखा था और कुसुम की बूढ़ी माँ ने जब अनिका की आंखों के सामने दम तोड़ा था, उसके बाद अनिका काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ट्रामा से गुजर रही थी। मगर जब से अनिका उस इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकली थी, तब से लेकर अब तक अनिका के चेहरे की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसे हालात में रोहित भी अनिका को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। रोहित समझ सकता था कि अपने अतीत को ढूंढ रही अनिका कुछ वक्त अकेले में अपने साथ गुजारना चाहती थी। इसीलिए अनिका को बिना कुछ कहे रोहित ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया। रोहित का इशारा मिलते ही सिक्योरिटी गार्ड समझ गए कि उन्हें अनिका के साथ रहना है और बिल्कुल सतर्क रहना है। अपने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा करने के बाद रोहित बच्चों को लेकर प्रेसिडेंशियल सूट में जाने के लिए एलिवेटर की ओर मुड़ गया। बच्चों के जाने के बाद शर्मिला बिखरे हुए सामान को समेटने में लग गई। बाकी होटल का स्टाफ भी पूल के आसपास बिखरे हुए सामान को समेटने में लग गई। तभी अनिका, जो अपनी गहरी सोच में डूबी हुई थी, वो पुल साइड से होते हुए होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के स्टेयर गार्डन की ओर पहुंची। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का स्टेयर गार्डन पर्यटकों के काफ़ी फेमस था। जो भी टूरिस्ट पैराडाइज इंटरनेशनल में ठहरते थे, वो सनराइज देखने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के टेरेस गार्डन में ज़रूर पहुंचते थे। हालांकि शाम होने वाली थी, मगर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के टेरेस गार्डन से पूरे मनाली का व्यू काफ़ी बेहतरीन नज़र आता था। तेज़ हवा के झोंके अनिका अपने पूरे बदन पर महसूस कर पा रही थी और ठंडी ठंडी हवा शरीर पर लगने की वजह से अनिका को हल्की हल्की ठंड भी महसूस होने लगी थी। अनिका होटल पैराडाइज इंटरनेशनल होटल के टेरेस गार्डन की एज पर खड़ी होकर कुदरत के नज़ारों को अपनी आंखों से भरने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी चित्रकार ने खुद अपनी आंखों से कुदरत को पेंट किया था।
ऊपर नीला आसमान जैसे जैसे धरती से मिलने लगता उसका रंग बदलता जाता। नीला आसमान हल्का हल्का नारंगी होता जाता और फिर अचानक अनिका की आंखों से सफ़ेद पहाड़ों की चोटी का नज़ारा टकराता। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका भी इसी कुदरत का हिस्सा थी, मगर अनिका को कुदरत का हर नज़ारा जैसे नया सा लग रहा था। अगर कुदरत के नज़ारों को अपनी आंखों में समाती हुई अनिका को कोई देखे तब उसे समझ में आए कि इंसान की ज़िंदगी में याददाश्त भी कितनी ज़रूरी होती है। इंसान को अगर ऑक्सीजन ना मिले तो वो मर सकता है, पानी ना मिले तब भी वो मर सकता है। इंसान अगर खाना ना खाए तो कुछ दिनों में दम तोड़ सकता है, मगर उस इंसान का क्या होगा जिसे ये सब कुछ तो मिल रहा है मगर वो बस जिंदा होने के मायने भूल चुका है। रोहित की असलियत और रोहित की असली पहचान से जूझ रही अनिका के कानों पर अचानक ही एक जानी पहचानी आवाज़ पड़ी, हेलो मिस अनिका, चलिए आखिर फिर से मुलाकात हो ही गई। जब अनिका ने मुड़कर पीछे देखा तो टेरेस्ड गार्डन पर एक छोटा सा सामियाना बनाया गया था। वो सामियाना बिल्कुल किसी राजा महाराजा के सामियाने की तरह था। टेरेस गार्डन में जोर की हवा गुजर रही थी, जिस वजह से सामियाना का सफ़ेद कपड़ा आसमान की ओर लहराता हुआ नजर आ रहा था। कांच के सुमार के कुछ हिस्सों का एक दूसरे से टकराने की वजह से उनमें से एक तरह की म्यूजिकल रिदम सुनाई दे रही थी। तभी अनिका की नज़र सामियाने के बीचों बीच बैठे सागर सान्याल पर पड़ी। सागर का चेहरा अनिका को अच्छी तरह से याद था। शाम का वक्त था। सागर अपने सामियाने में बैठकर शराब पी रहा था। हल्के हल्के म्यूजिक में सागर एक के बाद एक गिलास से शराब के सिप ले रहा था। मगर अनिका के लिए हैरानी की बात ये थी कि सागर ने जीन्स और स्पोर्ट शूज पहन रखे थे, मगर सागर ने ना तो शर्ट पहनी थी और ना ही टी शर्ट। सागर को देखकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे सागर को अपनी बॉडी और अपने मसल्स को लेकर कुछ ज़्यादा ही गर्व महसूस हो रहा था। अनिका को देखते ही सागर अपनी जगह से खड़ा हुआ और वाइन का गिलास अपने हाथों में पकड़े हुए धीरे धीरे अनिका की ओर आगे बढ़ने लगा। अनिका भी इस बार सागर से नजरें हटाने की बजाय बड़े ही गौर से सागर की हर हरकत को देखने लगी। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर सागर सान्याल कौन था। सागर ने रोहित के बारे में अनिका के मन में जो शक पैदा करने की कोशिश की थी, आखिर उसके पीछे क्या राज था। सागर के गले में एक सोने की चैन थी और सागर की छाती पर एक तरह का लॉकेट नजर आ रहा था। अनिका बड़े ही ध्यान से सागर की पर्सनैलिटी को देख रही थी। तभी अनिका की नज़र पड़ी और उसने देखा कि सागर के लॉकेट में एक खाली जगह नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस लॉकेट में कहीं कोई हीरा लगा हुआ था, जो अब उस लॉकेट से मिसिंग था। सागर ने हाथों में महंगी चमकदार घड़ी पहनी हुई थी और एक हाथ में गिलास लेकर मुस्कुराते हुए सागर अनिका की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। अनिका को अपनी ओर इस तरह से देखते हुए सागर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और अनिका के बिल्कुल पास पहुंच के सागर ने अनिका से कहा, अक्सर लड़कियां मुझे इसी तरह देखा करती हैं, मगर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप जैसी खूबसूरत लड़की भी मुझे बस एक नज़र देखती ही रह जाएगी। चलिए, हमारी तरफ आपकी नज़रों ने तो कम से कम दोस्ती का एक कदम आगे बढ़ाया। ये कहने के बाद सागर ने अपना एक हाथ अनिका की तरफ आगे बढ़ा दिया। अनिका ने सागर का बढ़ा हुआ हाथ तो देखा, मगर उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए फिर से अनिका कुदरत के नज़ारों की ओर देखने लगी। अनिका का ये रिएक्शन देखकर सागर भी मनाली के खूबसूरत नज़ारों की ओर अपनी नज़रें घुमाने लगा और कहने लगा, भाई आपकी ये बात भी बिल्कुल ठीक है। भले ही हम इंसानों को कुदरत ने बनाया है, मगर इस कुदरत के सामने हमारी ब्यूटी तो कुछ भी नहीं है। मगर हाँ, आपकी खूबसूरती को देखकर मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि कुदरत भी आपको देखकर सोचती होगी कि आप दोनों में ज़्यादा खूबसूरत कौन है। आधे कपड़े में अनिका के ठीक बगल में खड़े सागर से अनिका को कुछ पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही थी, मगर सागर भी अनिका से इस तरह से चिपक गया था जैसे गुड़ के ऊपर मक्खी। अनिका को ना ही सागर के कॉम्प्लीमेंट्स में दिलचस्पी थी और ना ही अनिका को सागर की तारीफें पसंद आ रही थी। अनिका बड़ी ही शांति से मनाली के नज़ारों को अपनी आंखों में भरने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ अपने और रोहित के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक सागर के पीछे खड़े उसके आदमी ने सागर के हाथों में एक कार्ड दिया, जो कार्ड अनिका की तरफ आगे बढ़ाते हुए सागर ने कहा, इस कार्ड में मेरा प्राइवेट और पर्सनल नंबर है, आप जब चाहें मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। सागर कुछ देर तक अनिका के रिएक्शन का इंतजार करता रहा, मगर अनिका ने सागर की ना तो बात का जवाब दिया और ना ही सागर के हाथों से उसका कार्ड लेना जरूरी समझा।
अनिका ने सागर की बातों को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। ये देखते हुए सागर ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों में पकड़ा हुआ कार्ड अपनी उंगलियों में फेरते हुए कहा, चलिए मैडम, आपसे दोस्ती के बारे में अपने मन में चल रहे ख्यालों को मैं कुछ देर के लिए सस्पेंड कर देता हूँ, मगर ये कार्ड रखिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ज़रूर एक ना एक दिन आपके काम आऊँगा। अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो आपके पति के अतीत से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं मेरे पास जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, मगर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद मुझे कांटेक्ट करेंगी और ये पूछेंगी कि आखिर आपके पति का असली चेहरा क्या है। इतना कहने के बाद सागर ने एक नज़र अनिका की ओर देखा और फिर अपनी भारी आवाज़ में कहा, और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके पति के असली चेहरे के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस किसी ने आज तक आपके पति का असली चेहरा देखा है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आपके पति की असलियत सबके सामने ला सकूं, इतने पक्के सबूत तो नहीं है मेरे पास। जैसे ही सागर ने ये बात कही, अनिका ने चौंक कर सागर की ओर देखा। सागर ने तुरंत अपनी नज़रें झुकाते हुए अनिका से कहा, देखिए, मैं हमेशा सच बोलना पसंद करता हूँ। मैं आपसे इस बात का दावा तो नहीं करूँगा कि मेरे पास पक्के सबूत हैं आपके पति की असलियत को दुनिया के सामने लाने के लिए, मगर हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आज नहीं तो कल मेरे हाथों सबूत ज़रूर लग जाएंगे। जहाँ तक मैं आपको देखकर आपके बारे में समझ पाया हूँ और जहाँ तक मैंने आपके बारे में लोगों के मुँह से बातें सुनी हैं, मुझे नहीं लगता कि आप रोहित मारवा के असली चेहरे से परिचित हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप जैसी लड़की ऐसे घिनौने आदमी का कभी भी साथ देगी अगर आपको पता चल जाए कि उसकी असलियत क्या है। चलिए, बात अगर सच्चाई की और विश्वास की है तो हम भी आपको एक सच्चाई बता देते हैं। इतना कहने के बाद सागर एक का एक चुप हो गया। उसकी चुप्पी देखकर अनिका को थोड़ी हैरानी हुई। वो लगातार सागर की ओर देखने लगी, उसे आगे जानना था। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद सागर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ये बात सच है कि हम नेता भी लोगों की भलाई के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी भलाई के लिए सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मेरे लिए कुर्सी का मतलब सिर्फ पावर है, और वो पावर जो मुझे विरासत में मिलना चाहिए, वो पावर जो मेरे पापा ने कड़ी मेहनत करके बनाया है। आज योगराज मुझसे वो पावर छीनना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ आपके पति की मदद से। अनिका ने जैसे ही ये बात सुनी है, अनिका चौंक कर सागर की ओर देखने लगी। सागर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, कल तक जो रोहित मारवा मेरे पापा को फंडिंग किया करता था, अचानक ही उस रोहित मारवा ने योगराज को फंड देना शुरू कर दिया और उसी फंड के सहारे योगराज अपनी ताकत और अपना पावर बढ़ा रहा है। और अब अगले इलेक्शन में मुझसे मेरी विरासत और मेरी पावर छीनने की कोशिश कर रहा है। मेरी ही पार्टी में योगराज मुझे अपना गुलाम बनाना चाहता है। ये कहते हुए सागर एकदम से गुस्से में आ गया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो मन ही मन योगराज को याद करके गुस्सा कर रहा था, पर तभी उसे ख्याल आया कि वो इस वक्त अनिका के सामने खड़ा है। अनिका को अपने सामने देखते ही सागर एकदम से शांत हो गया। वहीं अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि सागर अनिका के साथ ये सारी बातें क्यों शेयर कर रहा था। हालांकि अनिका ने सागर से कुछ बात तो नहीं की थी, मगर सागर अनिका के चेहरे के हाव भाव से समझ गया कि अनिका क्या सोच रही थी। अनिका के चेहरे को सागर ने कहीं ना कहीं पढ़ लिया था। सागर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इन सब बातों के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है, मगर एक बात है जिससे आपका सीधा सीधा कनेक्शन है, और वो है गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। इतना कहकर सागर चुप हो गया और अनिका के चेहरे को देखने लगा। गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का नाम सुनते ही अनिका के कान खड़े हो गए। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर इन सब बातों का गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ क्या कनेक्शन था। सागर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, देखिए, इस वक्त मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूँ कि रोहित मारवा योगराज को इलेक्शन जिताने में मदद कर रहा है और बदले में योगराज रोहित मारवा से छीन चुकी नंबर 1 की पोजीशन उसे वापस देने में मदद कर रहा है। सागर सान्याल की ये बात सुनकर अनिका दंग रह गई। अनिका रोहित के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी, और अब सागर सान्याल की बातों ने अनिका को कन्फ्यूजन को और भी ज़्यादा गहरा कर दिया था। सागर की एक एक बात रोहित के खिलाफ थी। सागर ये अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त अनिका की क्या हालत थी। अनिका को वो जो कहता, अनिका उसे सच मान लेती। इस कारण से सागर ने हर तरफ से अनिका को रोहित के खिलाफ भड़काया था।
हालांकि अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित और सागर दोनों का एटीट्यूड और बिहेवियर अगर कंपेयर किया जाए तो सागर अपने बात करने के तरीके से, अपने रहने के ढंग से काफ़ी गैर जिम्मेदार आदमी लग रहा था। वहीं जब भी अनिका रोहित की नज़रों में नज़रें मिलाकर देखती थी तब अनिका को एक अलग किस्म का विश्वास नजर आता था। मगर जब अनिका की आंखों के सामने श्रेया की मासूम आंखें दिखाई देती थी तो श्रेया के वो शब्द सुनाई देते थे कि रोहित मारवा इज ए मर्डरर, तब फिर से अनिका के मन में चल रहा रोहित के लिए शक गहरा होता जाता। अनिका तब समझ नहीं पाती कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। अनिका की बेचैनी एकदम से बढ़ जाती। अनिका अभी इन सारी सोच में डूबी हुई थी। तब अनिका को पता भी नहीं चला कि कब अनिका के हाथ सागर की तरफ बढ़े और सागर के हाथों में पकड़ा हुआ कार्ड कब अनिका ने अपने हाथों में ले लिया। अनिका ने बिना सोचे समझे सागर का कार्ड अपने हाथों में ले लिया था, मगर जैसे ही सागर ने देखा कि अनिका ने उसका कॉन्टैक्ट कार्ड अपने पास रख लिया था तो सागर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। कहीं ना कहीं वो जानता था वो जिस मसूबे से आया था वो पूरा हो चुका था। सागर अनिका को अपना कार्ड देने में कामयाब हो गया था। सागर के मसल्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सागर रोज ज़्यादातर अपना वक्त जिम में ही गुजारता था। जब सागर ने देखा कि अनिका ने उसका कार्ड अपने हाथों में ले लिया था तब सागर के मसल्स पहले से भी ज़्यादा फूले हुए नजर आने लगे थे। अपने हाथों में पकड़े हुए वाइन के ग्लास से एक चुस्की लेते हुए सागर ने अपने होठों पर उंगलियां फेरते हुए अनिका से कहा, चलिए दोस्ती का ना सही बल्कि भरोसे का रिश्ता तो यहाँ से शुरू हुआ। उम्मीद करता हूँ कि रोहित मारवा की सच्चाई की तह तक पहुँचने के लिए हम एक दूसरे की मदद जरूर करेंगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं आपके साथ जिस शख्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो शख्स और कोई नहीं बल्कि आपका पति है। मगर इतना याद रखिएगा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वार एंड बिजनेस। इतना कहने के बाद सागर चुप हो गया और अनिका की ओर देखने लगा। अनिका उसे सवाल भरी नज़रों से देख रही थी, मानो वो पूछना चाह रही थी कि क्या इस दुनिया में ऐसा ही होता है, क्या सब कुछ इसी तरह से चलता है। सागर ने अनिका के चेहरे को देखकर उसका ये सवाल भी पढ़ लिया था। अनिका को आगे जवाब देते हुए सागर ने अपनी बात रखते हुए कहा, मिस अनिका, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आज की दुनिया में बिजनेस से ऊपर कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस दुनिया में बादशाहत कायम करने के लिए ही एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती हैं। आप देखिएगा, जब भी इस दुनिया का विनाश होगा उस विनाश का कारण दोनों देशों के बीच की जंग नहीं होगी बल्कि दो बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच हुई जंग होगी। आजकल की कंपनियां बस इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए ही एक दूसरे के साथ कंपटीशन करती हैं। हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, हमें क्या पसंद है, हमारी नापसंदगी क्या है, ये सब कुछ ये कंपनियां जानना चाहती हैं ताकि धीरे धीरे वो हमारी सोच पर हुकूमत करने लगें। और जिस दिन ये कंपनियां अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगी उसके बाद शुरू होगी असली जंग, इंसानियत पर हुकूमत कायम करने की जंग। सागर ने जैसे ही ये कहा अनिका की आंखें बड़ी हो गई। वो हैरान नज़रों से सागर को देखने लगी। सागर भी मन में कुछ सोच रहा था और अनिका को देख रहा था। अभी अनिका कुछ कहने ही वाली थी, इतने में सागर ने उसे रोकते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं, पर मैं आपको बता दूँ मिस अनिका कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वही हकीकत है और कुछ वक्त के बाद आपको भी ये पता चल जाएगा। इतना कहने के बाद सागर ने एक गहरी सांस ली और फिर अनिका की ओर देखकर कहा, तो जैसा कि मैंने कहा, एक बार ये कंपनी अपने मिशन में कामयाब हो गई उसके बाद हर इंसान इस कंपनी का गुलाम हो जाएगा। ये कंपनियां इन्हें कमा कर देंगी और ये कंपनियां ही कमाए हुए पैसे इनसे छीन लेंगी। पहले तो ये कंपनियां इन्हें काम देकर इन्हीं पैसे देंगी और फिर अपने प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए इन लोगों को मजबूर कर देंगी। जो पैसा इन बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के कारण आम आदमी को मिलता है वही पैसा एक दिन इस इंसानियत का दुश्मन बन जाएगा। देखते ही देखते देशों के बीच में बनी हुई यह सरहद हमेशा के लिए मिट जाएगी और हर इंसान के ऊपर एक कंपनी का लेबल होगा। जिसे इंसान के माथे पर जो लेबल लगा होगा वो इंसान इसी कंपनी का मोहताज हो जाएगा और आने वाले दिनों में लेबल लगे ये गुलाम एक दूसरे से लड़ेंगे। हर गुलाम दूसरे गुलाम को अपनी कंपनी का गुलाम बनाना चाहेगा और गुलामों के बीच में होने वाली जंग ही इस पूरी दुनिया की तबाही का कारण बनेगी। अनिका बिल्कुल शांति से ये सारी बातें सुन रही थी। अनिका जानती थी कि सागर अपनी हरकतों से, अपने पहनावे से काफ़ी ज़्यादा सरफिरे किस्म का इंसान लगता था, मगर सागर की बातें कहीं ना कहीं अनिका को ये सोचने के लिए भी मजबूर कर रही थी कि क्या सचमुच ये दुनिया इतनी डिपेंडेंट हो गई थी।
कि सागर की बात एक दिन सच हो सकती थी। अनिका को अब सागर की बात पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था और कहीं ना कहीं उसे डर लगने लगा था। सागर भी अनिका के हाव भाव को देखकर समझ पा रहा था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर अपनी जीत पर गर्व महसूस हो रहा था। उसने अपनी बातों से अनिका को सोचने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि अपनी याददाश्त खोने के बाद अनिका को इस दुनिया के रंग देखते हुए ज़्यादा वक्त नहीं बीतता था, मगर अनिका इतने दिनों में इतना तो जान चुकी थी कि इंसान जितना खुदगर्ज था उतना खोखला भी था। अगर इंसान का एक रूप ईश्वर ने बनाए हुए मसीहा था, तो उसी इंसान का दूसरा रूप एक ऐसे राक्षस का था जो दूसरे इंसान को अपने कब्जे में करके उसे निगल जाना चाहता था। अनिका के दिल में दुनिया में बसने वाले इंसान का असली मकसद और उसके असली रंग को पहचानना बेहद मुश्किल हो गया था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अनिका के लिए रोहित का असली रंग पहचानना मुश्किल हो गया था। यहाँ तक कि सागर की बातें सुनने के बाद अनिका को खुद पर भी शक होने लगा था। अपने अतीत से टूटने से पहले अनिका किस किस्म की औरत थी, इस बात को लेकर भी अनिका के मन में कई सवाल उठने लगे थे। अनिका की परेशानी अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो पूरी तरह से परेशान हो गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, कहाँ जाए। अनिका ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे किसी पर उतना भरोसा नहीं था और ना ही अनिका जानती थी कि वो किससे अपनी परेशानी का समाधान ढूंढे। अनिका को बस अपने तीनों बच्चों पर भरोसा था और किसी पर भी नहीं। वो रोहित पर भरोसा करना चाहती थी, पर हर बार ऐसा कुछ हो जाता या कोई शख्स रोहित के बारे में कोई ऐसी बात कह जाता कि अनिका का भरोसा फिर से टूटकर बिखर जाता। अनिका चाहकर भी रोहित पर भरोसा नहीं कर पा रही थी और अनिका की इसी कमजोरी का फायदा सागर उठा रहा था। उसने रोहित के खिलाफ अनिका के मन में एक तरह से शक पैदा करवा दिया था। अब अनिका भी रोहित को एक अलग ही नज़र से देखने लगी थी। अनिका का मन अभी भी पूरी तरह से सागर की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था, पर कहीं ना कहीं अनिका का मन अब रोहित के लिए सवाल पैदा कर रहा था। अनिका अब ये जानने की कोशिश करना चाहती थी कि क्या याददाश्त खोने से पहले अनिका भी इसी भीड़ की हिस्सा थी। क्या अनिका भी रंग बदलते लोगों के बीच रहकर अपना रंग बदलना जानती थी। अगर रोहित और अनिका एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, इसका मतलब साफ था कि रोहित के मन में जो कुछ भी चल रहा था, अच्छा या बुरा, ये सारी बातों से अनिका खुद भी सहमत थी। अनिका नहीं जानती थी कि वो पहले कैसी थी, पर अब उसे बेसब्री से ये जानना था कि आखिर वो किस किस्म की औरत थी। इतना ही नहीं, वो ये सब इसलिए भी जानना चाहती थी ताकि वो ये जान सके कि क्या याददाश्त खोने से पहले वो रोहित का हर चीज़ में साथ देती थी या फिर नहीं। अगर आकाश की मौत से रोहित का मकसद ये था कि वो गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को पीछे करके मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को फिर से नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचा दे, तो क्या रोहित की ऐसी घिनौनी प्लानिंग में अनिका भी रोहित के साथ शामिल थी। ये सारे सवाल जब अनिका के मन में उठने लगे तो अचानक ही अनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पता भी नहीं चला कि कब अनिका रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू के कुछ बूंद उसके गालों पर आकर गिरे। अनिका मन ही मन ऊपर वाले से ये प्रार्थना कर रही थी कि कम से कम कोई उसे इतना बता दे कि अनिका किस किस्म की औरत थी, क्या वो अच्छी थी या बुरी थी। कम से कम यही बात अगर अनिका को पता लग जाए तो भी बहुत था। अपने अंतर मन के साथ जूझ रही अनिका की आंखों से कब आंसू बहने लगे उसे पता भी नहीं चला। तभी सागर ने अनिका की आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर कहा, वैसे अनिका जी, मैं ये तो नहीं जानता कि आप इस वक्त मन ही मन क्या सोच रही हैं, मगर हाँ, आपकी आंखों से बह रहे आंसू देखकर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप एक बेहद नरम दिल इंसान हैं। मैं यकीन के साथ यह कह सकता हूँ कि आज तक आपकी तारीफ करते हुए लोगों ने ये तो कहा होगा कि आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। जब गुस्सा करती हैं तब और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर शायद आपके किसी आशिक को आपके आंसुओं से भी प्यार हो जाए। किसी लड़की की शक्ल रोते हुए इतनी हसीन लग सकती है, ये बात मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। सागर की ये बातें अनिका पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी। अनिका ने अचानक अपने बहते हुए आंसुओं को अपने गालों से पोंछा और सागर का कार्ड अपने हाथों में लेकर वो मुड़कर टेरेस गार्डन से बाहर की ओर निकलने लगी। अनिका के सिक्योरिटी गार्ड को और सागर के सिक्योरिटी गार्ड भी कुछ ही दूर खड़े थे। सागर टेरेस गार्डन के बिल्कुल किनारे पर खड़ा अपने वाइन के गिलास से वाइन की सिप लेता हुआ अनिका को जाते हुए देख रहा था। अनिका वापस अपने कदम होटल लॉबी की ओर बढ़ाते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ कार्ड देखने लगी। अनिका खुद नहीं जानती थी कि अनिका ने सागर का कार्ड क्यों लिया था।
अनिका ये भी नहीं जानती थी कि कार्ड लेते वक्त वो क्या सोच रही थी। अनिका ने धीरे से वो कार्ड अपनी जेब में रख लिया, मगर जैसे ही अनिका होटल लॉबी की ओर अपने कदम आगे बढ़ाती जा रही थी, अनिका की नज़र उस सामियाने पर पड़ी जहाँ पर सागर बैठा हुआ था। टेबल पर जब अनिका की नज़र पड़ी तब अनिका चौंक गई। उस टेबल पर ठीक उसी तरह की शराब की बोतल पड़ी थी जिस तरह की शराब की बोतल अनिका ने पुलिस स्टेशन में एविडेंस ट्रे में देखी थी। ये उसी तरह की बोतल थी जिस तरह की बोतल अनिका ने रोहित के बेडरूम में देखी थी। अनिका उस बोतल को वहां देखकर चौंक गई। अनिका ने जब पीछे मुड़कर देखा तो सागर अनिका की ओर अपनी पीठ कर चुका था। सूरज डूबने ही वाला था, जिसके कारण सागर की मस्कुलर बॉडी मनाली की वादियों में एक परछाई की तरह नजर आ रही थी। मगर अनिका के लिए ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि सागर की परछाई के पीछे से उसे सिगार का धुआं उठता हुआ नजर आ रहा था। जब अनिका ने देखा कि सागर सान्याल के सामियाने के टेबल पर ठीक उसी तरह की वाइन की बोतल पड़ी थी जिस तरह की वाइन की बोतल अनिका को रोहित के बेडरूम में नजर आई थी, और जिस तरह की वाइन की बोतल अनिका ने पुलिस स्टेशन में एविडेंस ट्रे में देखी थी, तब अनिका चौंक गई। अनिका ना तो शराब के बारे में ज़्यादा कुछ जानती थी और ना ही शराब के ब्रांड्स के बारे में। वैसे भी अनिका अपनी याददाश्त खो चुकी थी। अनिका तो ये भी नहीं जानती थी कि याददाश्त खोने से पहले अनिका शराब और शराब की ब्रांड्स के बारे में कितना जानती थी। मगर अब अनिका के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी हो गया था कि आखिर एविडेंस में मिली शराब की बोतल, रोहित के कमरे में मिली शराब की बोतल और सामियाने में सागर के टेबल पर पड़ी वाइन की बोतल के बीच में क्या कनेक्शन था। अनिका जानती थी कि तीनों के बीच में कनेक्शन ढूंढना उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला था, मगर अनिका किसी भी कीमत पर इस राज से पर्दा उठाना चाहती थी। ना सिर्फ इसलिए अनिका ये जानना चाहती थी कि अनिका के बच्चों का बाप किस तरह का इंसान था, मगर अनिका जल्द से जल्द कुसुम और उसकी माँ के साथ हुई नाइंसाफ़ी के अपराधी तक पहुंचकर उसे सज़ा दिलाना चाहती थी। अनिका अब ये बात अच्छे से समझ चुकी थी कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था, पर वो अंदर ही अंदर कमज़ोर नहीं बल्कि खुद को मजबूत महसूस कर रही थी। पर अपने दिल में कहीं असमंजसता के बादल लिए अनिका होटल लॉबी की ओर चली गई। अनिका के सिक्योरिटी गार्ड भी अनिका के पीछे पीछे अनिका को एलिवेटर तक ले गए। लॉबी में लिफ्ट का इंतजार कर रही अनिका ने जब अपनी नज़रें घुमाकर लॉबी में देखा तो देश विदेश से आए कई गेस्ट एक दूसरे के साथ हंस हंस के बातें कर रहे थे। कहीं पार्टियां चल रही थी तो कहीं लोग हंस हंस के किसी के चुटकुलों का मजाक उड़ा रहे थे। उन लोगों को इस तरह खुश देखकर, एक दूसरे के साथ बातें करता हुआ देखकर अनिका अपने आप को काफ़ी कमज़ोर समझने लगी थी। उन सभी के चेहरों पर हंसी और खुशी का सिर्फ एक ही कारण था, वो सब लोग अपने अतीत से जुड़े हुए थे। खुश नज़र आ रहे कई लोगों में से किसी की तबीयत खराब होगी तो कई अपने पैसों के कर्ज में डूबे होंगे, किसी ने अभी अभी अपने किसी नज़दीकी साथी का साथ खोया होगा तो कई अभी अभी अस्पताल से घर लौटे होंगे, मगर सभी के चेहरों पर खुशियों का सिर्फ एक ही कारण था। वो सब एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे की आदतों से वाकिफ़ थे, अच्छी बुरी हर हरकत से वो परिचित थे, क्योंकि वो सब अपने अतीत से जुड़े हुए थे। और कहीं ना कहीं अनिका के भी हर सवाल का जवाब उसके अतीत से जुड़ा था। अनिका के जहन में जो भी सवाल चल रहे थे उन सब के पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही वजह थी, और वो थी अनिका की याददाश्त। अनिका को काफ़ी दुख हो रहा था कि ऐसा उसके साथ क्या हुआ था कि उसकी याददाश्त चली गई थी। ये बात तो रोहित या उसके परिवार वाले भी नहीं जानते थे कि आखिर अनिका की याददाश्त कैसे गई, और इस कारण अनिका भी उन लोगों से ये सवाल नहीं पूछ सकती थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और लिफ्ट की घंटी बजी, अनिका एक झटके से जैसे होश में आई। अनिका के पीछे पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी लिफ्ट के अंदर दाखिल हुए। अनिका जिस लिफ्ट से अपने प्रेसिडेंशियल सूट में जा रही थी वो एक प्राइवेट लिफ्ट थी। उस लिफ्ट में कोई आम गेस्ट नहीं जा सकता था, बाकी सारे गेस्ट के लिए अलग लिफ्ट का इंतजाम किया गया था। जिस लिफ्ट में अनिका दाखिल हुई थी वो लिफ्ट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंशियल सूट में रहने वाले लोगों के लिए डेडिकेटेड थी। अनिका जैसे जैसे ज़मीन की सतह से ऊपर जा रही थी, कांच के दरवाजे से अनिका को होटल लॉबी का फर्श नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अनिका को होटल लॉबी का वो फर्श अपनी ज़िंदगी की सच्चाई के जैसे लग रहा था, जो हर पल अनिका से दूर होता चला जा रहा था। अनिका अपनी सच्चाई को अपने से दूर होने से रोकना चाहती थी, मगर अनिका के पास कोई चारा नहीं था। अनिका ना चाहते हुए भी ज़मीन की सतह से काफ़ी दूर होती जा रही थी। वो मजबूर थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ खुले थे, इसके बावजूद भी वो आज़ाद नहीं थी। अनिका की इस मजबूरी को समझने वाला इस वक्त कोई नहीं था।
वैसे तो रोहित अनिका से बेहद प्यार करता था और वो अनिका की हर परेशानी को समझ जाता था, पर अभी याददाश्त खोने के बाद अनिका और रोहित अलग अलग हो गए थे। अनिका रोहित को अपने करीब आने ही नहीं देती थी और ना ही वो रोहित से खुलकर कोई बात करती थी। अनिका के मन में कई सवाल थे, पर वो रोहित से नहीं पूछ सकती थी। इसी कारण से रोहित अनिका के मन की स्थिति नहीं समझ पा रहा था। जब अनिका होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के टॉप फ्लोर पर पहुंची और लिफ्ट का दरवाजा खुला, तब अनिका ने देखा कि प्रेसिडेंशियल स्यूट के बाहर एक काफ़ी बड़ी सिक्योरिटी की फौज जमा हो गई थी। अनिका जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकली, सभी सिक्योरिटी गार्ड्स ने रास्ता देते हुए अनिका को प्रेसिडेंशियल स्यूट के मेन डोर तक जाने का रास्ता दिया। अनिका धीरे धीरे सभी सिक्योरिटी गार्ड के बीच से होते हुए प्रेसिडेंशियल स्यूट के मेन गेट पर पहुंची। बायोमेट्रिक की मदद से रोहित ने प्रेसिडेंशियल स्यूट का लॉकिंग सिस्टम तैयार करवाया था। अनिका ने जैसे ही अपना अंगूठा बायोमेट्रिक पैनल पर रखा, दरवाजे में एक बीप की आवाज़ आई और जिसके बाद दरवाज़ा अपने आप अनलॉक हो गया। रोहित ने फिंगरप्रिंट सेंसर के जरिए प्रेसिडेंशियल स्यूट का अनलॉकिंग सिस्टम बनवाया था। अनिका, रोहित और तीनों बच्चों के थम्स इम्प्रेशन के अलावा कोई इंसान उस प्रेसिडेंशियल स्यूट के दरवाजे को अनलॉक नहीं कर सकता था। दरवाज़ा खोलकर जब अनिका अंदर गई तो अनिका ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों अपना अपना सर पकड़कर बैठे हुए थे। अनिका दोनों बच्चों के रिएक्शन देखकर काफ़ी हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या था। वो अभी मन में कुछ सोच ही रही थी कि इसी बीच उसकी नज़र सामने की ओर गई। सामने रिया अपने पापा की गोद में बैठकर जोर जोर से पूरे दिन में हुए किस्सों के सुना रही थी। रिया के हर किस्से में शर्मिला की बात आती थी। हर किस्से में उसके जीत का सेलिब्रेशन दिखाई देता था। तीनों बच्चों ने कपड़े बदल लिए थे और तीनों बच्चों ने नाइट ड्रेस पहन रखा था। रोहित की गोद में बैठी रिया रोहित से कह रही थी कि आप जानते हैं डैड, शर्मिला दीदी सचमुच बहुत अच्छी हैं। वो स्मार्ट भी हैं और इंटेलिजेंट भी। वो बातें भी बहुत अच्छी कर लेती हैं और हमारा ख्याल भी बहुत अच्छा रखती हैं। क्या आप जानते हैं, शर्मिला दीदी को लगता है कि मैं बड़ी होकर एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनूंगी। आपको क्या लगता है डैड, मुझे बड़े होकर एक्ट्रेस बनना चाहिए? वैसे तो रोहित के मन में तीनों बच्चों को लेकर किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं थी। रोहित ने हमेशा से ही चाहा था कि तीनों बच्चे बड़े होकर अपनी मर्जी के मालिक बने, उन्हें जो अच्छा लगता है वही करें। रोहित ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की बागडोर संभालने के लिए अगर तीनों बच्चों में से कोई सबसे ज़्यादा काबिल और बिजनेस चलाने में इंटरेस्टेड था तो वो था आर्यन। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर एक साइंटिस्ट बनना चाहता था और बिल्कुल अपनी माँ की ही तरह साइंस के फील्ड में अपना नाम करना चाहता था। मगर आज तक रोहित ये नहीं समझ पाया था कि नए रिया बड़े होकर क्या बनना चाहती थी। और असलियत में रोहित को कहीं ना कहीं रिया की फ्यूचर को लेकर थोड़ी बहुत चिंता भी हुआ करती थी। रिया का मन काफ़ी चंचल था और वो हर घंटे कुछ अलग अलग सोचती रहती थी। उसका जब जो मन करता वो सोचती कि वो बड़ी होकर वही करेगी। जैसे इस वक्त रिया को शर्मिला ने एक्ट्रेस बनने की सलाह दी थी, तो रिया को मन कर रहा था कि वो बड़ी होकर एक एक्ट्रेस बन जाए। रोहित के पास दुनिया भर की बेशुमार दौलत थी। अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए रिया को कभी काम करने की ज़रूरत ना पड़े। रोहित ने उतना पैसा तो कमा ही रखा था, मगर कहीं ना कहीं रोहित भी चाहता था कि बड़ी होकर रिया भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। दुनिया वाले रिया को रिया की काबिलियत की वजह से पहचाने, ना कि अपने पापा के पैसों की वजह से। अगर रिया बड़ी होकर एक्ट्रेस बनना चाहती थी तब भी रोहित को कोई ऐतराज़ नहीं था। मगर बात ये थी कि आज अचानक शर्मिला के कहने पर रिया ने अपने फ्यूचर को लेकर कोई बात रोहित के साथ ज़िंदगी में पहली बार शेयर की थी। रोहित की ये समझ में नहीं आ रहा था कि रिया और शर्मिला की बढ़ती हुई नज़दीकियों को किस नज़र से देखा जाए। शर्मिला के साथ रिया की दोस्ती अच्छी थी या बुरी, ये बात तो रोहित की समझ में नहीं आ रही थी। मगर रिया को इतना मुस्कुराते हुए देखकर कहीं ना कहीं रोहित शर्मिला के काम से बड़ा इम्प्रेस था। उसे अब कहीं ना कहीं लगने लगा था कि शर्मिला रिया और उसके दोनों बच्चों को अपने परिवार जैसा समझती है। पर रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि रिया जितनी ज़्यादा शर्मिला के करीब थी, उतने करीब अलेक्जेंडर और आर्यन नहीं हो पाए थे। रिया की दोस्ती अचानक से कुछ घंटों में शर्मिला के साथ गहरी हो गई थी। रोहित के कभी भी अपने बच्चों को किसी अनजान शख्स के इतना करीब नहीं आने दिया था, मगर आज रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि शर्मिला के स्वभाव को, शर्मिला के काम करने के तरीकों को देखते हुए उसे अपने बच्चों से शर्मिला की बढ़ती हुई नज़दीकियां रोकनी चाहिए या नहीं।
आर्यन जब छोटा था तब रोहित किसी भी अनजान शख्स को आर्यन से बात भी नहीं करने देता था। यहाँ तक कि जब रोहित को इस बात का शक हुआ था कि अनिका आर्यन के साथ बातचीत करके उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहती थी, तो रोहित ने अनिका को पुलिस कंप्लेंट की धमकी तक दे डाली थी। मगर आज रिया के मुंह से शर्मिला की इतनी तारीफें सुनने के बावजूद रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस बात पर किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। वहीं अनिका रिया और शर्मिला की बढ़ती हुई नज़दीकियों से बिल्कुल अनजान अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। अनिका को अपने तीनों बच्चों की फिक्र जरूर थी, मगर इस वक्त अनिका के मन में और ही कई बातें चल रही थी जिनके साथ अनिका अंदर ही अंदर अपने आप से जंग लड़ रही थी। अनिका को कमरे के अंदर आता हुआ देखकर तीनों बच्चे एक साथ मुस्कुराने लगे। तीनों बच्चों के चेहरे को देखकर अनिका इतना तो समझ गई थी कि बच्चों के लिए उसकी माँ उनकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रखती थी। कहीं ना कहीं अनिका भी अपनी ज़िंदगी के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ पाई थी क्योंकि अनिका ने तीनों बच्चों की आंखों में अपने लिए प्यार देखा था। अनिका भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर बच्चे ना होते तो याददाश्त खो चुकी अनिका के लिए अपने आप को संभालना बेहद मुश्किल हो गया होता। रिया ने जब अनिका को प्रेसिडेंशियल स्यूट के अंदर आते हुए देखा तो रोहित की गोद से खड़ी होकर सीधे रिया भागकर अनिका के पास जाकर उसकी कमर से लिपट गई। रिया ने अपना सिर उठाते हुए अनिका की ओर देखा और कहा, मम्मा क्या आप जानती हैं, शर्मिला दीदी ने। इससे पहले कि रिया अपनी बात आगे बढ़ा पाती, रोहित ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, बस करो रिया, मम्मा थक गई है। आज आप लोगों ने क्या क्या किया, कितनी मस्ती की, इस सारे बारे में बाद में मम्मा को बता देना, इस वक्त मम्मा को आराम करने दो। इतना कहकर रोहित ने एक नज़र अनिका की ओर देखा। अनिका ने भी रोहित की ओर देखा और उसने कुछ कहा नहीं। वो बस रिया के सर पर अपना हाथ फेरती रही। तीनों बच्चे भी अच्छी तरह से समझते थे कि उनकी मम्मा किस परिस्थिति से गुजर रही थी। स्पेशली याददाश्त खोने के बाद अनिका के मन पर क्या बीत रही होगी, ये बात अब तीनों बच्चे भी अच्छी तरह से समझ पा रहे थे। रिया भी अपनी मम्मा की हालत अच्छी तरह से समझ पा रही थी, इसीलिए अपनी मम्मा से कुछ कदम दूर होकर रिया ने बड़ी प्यारी और मीठी आवाज़ में अनिका से कहा, ठीक है मम्मा, आप अंदर जाकर आराम कीजिए, मैं आपके साथ बाद में बात करती हूँ। रिया के सर पर हाथ फेरते हुए अनिका बेडरूम की ओर जाने लगी। जब अनिका बच्चों के बेडरूम की ओर पहुंची तब अनिका ने देखा कि बच्चों के बेडरूम के दरवाजे के ठीक सामने रोहित के बेडरूम का दरवाजा था। जब अनिका ने बच्चों के बेडरूम के लॉक पर अपना हाथ रखा तब अचानक अनिका ने अपने आप को रोक लिया। फिर अचानक ही अनिका मुड़कर रोहित के बेडरूम के अंदर चली गई। मगर बेडरूम के अंदर जाते ही अनिका ने जो देखा वो देखकर अनिका हैरान रह गई। रोहित के बेडरूम का दरवाजा खोलते ही अनिका ने देखा कि बेडरूम पूरी तरह से साफ हो चुका था। हर चीज़ अपनी जगह पर बड़े ही अच्छे ढंग से रखी गई थी। रोहित के कमरे में सुबह जो शराब की बोतल और सिगार के टुकड़े नजर आ रहे थे वो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अनिका ये सब कुछ देखकर पूरी तरह से हैरान थी। उसे ये सब कुछ एक जादू जैसा लग रहा था। पर तभी अनिका को ख्याल आया कि रोहित कितना बड़ा आदमी था। वहाँ बाहर लिविंग रूम में जब बच्चों और रोहित ने देखा कि अनिका बच्चों के बेडरूम के बजाय रोहित के बेडरूम के अंदर दाखिल हुई थी तब तीनों बच्चे अपने पापा की ओर देखकर प्यार से मुस्कुराने लगे। जिस तरह से बच्चे रोहित की देख रहे थे, पहले तो रोहित को थोड़ा अजीब लगा, पर अगले ही पल रोहित के चेहरे पर भी हल्की हल्की मुस्कुराहट आने लगी थी। बच्चों के सामने रोहित ज़्यादा ऑकवर्ड फील नहीं करना चाहता था, वो अपने अंदाज को बरकरार रखना चाहता था। जिंदगी में पहली बार बच्चों के सामने रोहित का चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। इससे पहले की बात और भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाए, रोहित अपनी जगह से उठकर अपने कमरे की ओर जाने लगा। उसे अब अपने इमोशंस बच्चों के सामने नहीं दिखाने थे। अपने बेडरूम में दाखिल होने से पहले रोहित ने मुड़कर बच्चों को देखा और कहा, देखो बच्चों, तुम लोग ज़्यादा देर तक शैतानी मत करना और जल्दी सो जाना। अभी कुछ देर में रूम सर्विस वाले आएंगे और खाना डाइनिंग टेबल पर सजा देंगे। ये कहने के बाद रोहित फिर से अपने कमरे की ओर जाने लगा। फिर अचानक अपने बढ़ते हुए कदम रोककर रोहित ने मुड़कर दोबारा बच्चों की ओर देखा और कहा, एक काम करना, जब रूम सर्विस वाले आकर खाना सर्व करें तब मुझे बता देना, मैं मम्मा को लेकर बाहर आ जाऊंगा। हम सब मिलकर खाना खाएंगे। तब तक के लिए मैं और मम्मा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। इतना कहकर रोहित चुप हो गया। उसने अपनी बात बच्चों को समझा दी थी। बच्चे अच्छी तरह से समझ रहे थे कि रोहित को इस बात की बेहद खुशी हो रही थी कि कई दिनों बाद अनिका ने रोहित पर भरोसा करके रोहित के साथ बेडरूम में रहने का फैसला किया था। कहीं ना कहीं बच्चे भी चाहते थे कि पहले की तरह उनके माँ बाप एक साथ हंसी खुशी और उसी प्यार के साथ रहें जैसे अनिका की याददाश्त खोने से पहले रहा करते थे। अनिका जिस तरह से धीरे धीरे बच्चों को एक्सेप्ट कर रही थी,
अब बच्चों को यकीन हो गया था कि अनिका अब रोहित को और उसके प्यार को भी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेगी। वो पूरी तरह से अब बेफिक्र होना चाहते थे। रोहित ने जब पूरी बात बच्चों को कही तब बच्चे बस एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर चुपचाप अपने पापा की खुशी देखते रहे। रोहित जैसे ही अपने बेडरूम में दाखिल हुआ, अनिका ने मुड़कर रोहित की ओर देखा और कहा, यहाँ पर जो शराब की बोतल रखी थी वो कहाँ है? रोहित ने जब ये सवाल सुना तो उसे हैरानी हुई। उसका मन हुआ कि वो अनिका से सवाल करे, पर उसने फिर कुछ सोचने के बाद अपने चेहरे के हाव भाव नॉर्मल ही रखे। तभी उसने गौर किया कि अनिका उसे उसी नज़र से देख रही थी मानो वो अभी भी रोहित से कोई सवाल कर रही है। रोहित ने अटकती हुई आवाज़ में अनिका से कहा, शराब की बोतल? वो अनिका, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तो कभी कभार पीता हूँ। रोहित ने जब अनिका को ये कहा तो अनिका रोहित को घूरने लगी। अनिका का ये अंदाज देखकर रोहित उसे देखता रह गया। रोहित अभी कुछ कहता, इतने में अनिका ने रोहित की बात बीच में काटते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि यहाँ सुबह जो शराब की बोतल नजर आ रही थी वो इस वक्त कहाँ है? इतना कहते कहते अनिका आवेश में आ गई थी। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि ये वो अनिका है। इस वक्त अनिका के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वहीं अनिका का मन और उसके मन की बातें रोहित समझ नहीं पा रहा था। अनिका की बात सुनकर रोहित सोच में पड़ गया था। रोहित ने मन ही मन कुछ सोचने के बाद अचानक ही अपने माथे पर हाथ रखते हुए अनिका से कहा, वो रूम सर्विस वाले क्लीन करते वक्त ले गए होंगे। इतना कहकर रोहित चुप हो गया और अनिका को देखने लगा। रोहित का जवाब सुन अनिका के चेहरे का भाव बदल गया। अनिका ने जैसे ही रोहित की यह बात सुनी, अनिका गहरी सोच में डूब गई। वो मन ही मन अब सोचने लगी कि वो क्या करे, कैसे पता लगाए अब सब कुछ। अनिका अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी। इतने में अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए रोहित ने कहा, क्या हुआ अनिका, जब से तुम उस इंटेरोगेशन रूम से बाहर आई हो तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान नजर आ रही हो, क्या बात है? इतना कहने के बाद रोहित चुप हुआ और अनिका की तरफ देखने लगा, पर अनिका अब भी शांत थी। यह देखकर रोहित ने आगे कहा, अनिका मुझे बताओ क्या बात है? अनिका ने जैसे ही रोहित की ये बात सुनी, अनिका ने अपनी नज़रें उठाकर रोहित की आंखों में आंखें डालकर देखा। एक पल के लिए अनिका को लगा कि वो रोहित को सब कुछ सच सच बता दे, मगर कहीं ना कहीं अनिका के अंदर से अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई रोहित के साथ सारी बातें शेयर करने से रोक रहा था। अनिका को जब ये एहसास हुआ तो अनिका ने फिर से अपनी नज़रें झुका ली। भले ही अनिका ने अपने मन की बात रोहित को बताई नहीं थी, पर अनिका के चेहरे पर रोहित ने परेशानी के भाव देख लिए थे। आज से पहले अनिका इतनी परेशान नजर नहीं आई थी। अनिका को इतना परेशान देखकर रोहित ने अनिका से कहा, ठीक है अनिका, अगर तुम मुझसे सारी बातें शेयर नहीं करना चाहती, मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो ना सही, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुनना। अगर इस दुनिया में कोई ऐसा है जिस पर तुम सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकती हो तो वो सिर्फ मैं हूँ। इतना कहने के बाद रोहित अनिका के थोड़े पास गया और फिर अनिका की तरफ देखते हुए कहा, अनिका, हमने ज़िंदगी में बहुत सी जंग एक साथ मिलकर लड़ी है। मुश्किल से मुश्किल दौर में हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े रहे हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें हमारे साथ में गुजारे पल बिल्कुल भी याद नहीं है। रोहित का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर अनिका को भी कहीं ना कहीं रोहित के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। चाहते हुए भी अनिका रोहित के साथ अपने मन की बातें शेयर नहीं कर सकती थी। वो कहीं ना कहीं खुद को मजबूर समझ रही थी। अनिका को रोहित पर तरस आ रहा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अनिका के चेहरे पर इतनी ज़्यादा परेशानी देखकर रोहित ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ उसे ज़्यादा दिल पर मत लगाना। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस बूढ़ी औरत और उसकी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम कितनी इमोशनली हर्ट हुई हो, मगर एक बात याद रखना अनिका, जो होना था वो हो चुका है। हम इंसान हैं, हमारे बस में जितना हो सकता है हम कर सकते हैं। हम आने वाले वक्त को तो अपनी मेहनत और अपनी लगन से बदल सकते हैं, मगर गुजरे हुए कल को हम चाहकर भी नहीं मिटा सकते। जो हो गया उसे हम नहीं बदल सकते, मगर जो होने वाला है उसे बेहतर बनाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इतना कहकर रोहित ने थोड़ा भावुक होते हुए आगे कहा, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। अनिका की याददाश्त खो चुकी थी। अनिका दुनिया के दांव पेच नहीं जानती थी, मगर सही और गलत के बीच फ़र्क महसूस करना शायद इंसान को सीखने की ज़रूरत नहीं थी। सही क्या है, गलत क्या है, अपराध क्या है, अच्छा काम करना क्या होता है, ये बातें शायद इंसान माँ के पेट से सीख कर आता है। अनिका की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। ऐसे नवजात शिशु की तरह अनिका अच्छी बुरी हर चीज़ महसूस कर सकती थी। चीज़ों के साथ जुड़ा अपना रिश्ता समझने के काबिल नहीं थी अनिका।
तभी रोहित ने बड़े ही प्यार से धीमी आवाज़ में अनिका से कहा, मुझे लगता है तुम्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। पूरी दिन की थकावट की वजह से तुम ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हो। मैं यह तो नहीं कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मगर कुछ देर के लिए आराम कर लो, वरना इसका सीधा असर तुम्हारी सेहत पर पड़ सकता है। इसके बाद रोहित ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, और फिर एक वक्त था जब हमारी फैमिली में अगर किसी को कुछ भी हो जाए तो उसकी बीमारी दूर करने के लिए हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर थी, डॉक्टर अमृता, यानी तुम खुद। मगर पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर अमृता छुट्टी पर चली गई है, इसीलिए कुछ दिनों तक, जब तक डॉक्टर अमृता वापस नहीं आ जाती, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब अपनी सेहत पर पूरा ख्याल रखें। पर मुझे उम्मीद है और पूरा भरोसा भी है कि डॉक्टर अमृता जल्द से जल्द वापस लौट आएंगी। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका भी रोहित की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान देने लगी। हालांकि अनिका खुद भी चाहती थी कि जिस डॉक्टर अमृता को वो हमेशा हमेशा के लिए भुला चुकी थी, वो जल्द से जल्द अनिका के जहन में वापस लौट आए और अनिका अपने अतीत के साथ फिर से जुड़ जाए। मगर अनिका भी अब तक इतना जान चुकी थी कि ये इतना आसान नहीं होने वाला था। अनिका और रोहित एक दूसरे के साथ अब तक काफ़ी वक्त गुजार चुके थे, मगर कहीं ना कहीं अनिका अब भी रोहित के साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं थी। मगर साथ ही साथ अनिका रोहित को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसीलिए धीमी और दबी हुई आवाज़ में अनिका ने अपनी नज़रें झुकाकर रोहित से कहा, मैं बच्चों के कमरे में बच्चों के साथ रहूंगी। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए अनिका से कहा, ठीक है, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाती बच्चों के साथ ही रहना। जैसे ही रोहित और अनिका कमरे से बाहर निकले, रोहित और अनिका ने देखा कि बच्चे सीसीटीवी कैमरा देख रहे थे। सीसीटीवी कैमरा में नजर आ रहा था कि बाहर लॉबी में रूम सर्विस के कुछ स्टाफ हाथ में कई सारे ट्रे पकड़कर खड़े थे। जैसे ही बच्चों ने सीसीटीवी से आ रही फुटेज को दरवाजे के बगल में लगी स्क्रीन पर देखा, बच्चों ने स्क्रीन पर एक बटन दबाया और दरवाजा खुद ब खुद अनलॉक हो गया। दरवाजे के अनलॉक होते ही रूम सर्विस के कुछ स्टाफ अपने हाथ में खाने की कुछ चीज़ें लिए प्रेसिडेंशियल सूट के लिविंग रूम में दाखिल हुए। साफ सीढ़ी के सेशन के बाद बच्चे काफ़ी भूखे थे। वैसे तो खेल के दौरान शर्मिला ने इस बात का खास ध्यान रखा था कि बच्चों के लिए सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक्स का इंतजाम किया जाए, मगर सांप सीढ़ी में कई बार ऊपर नीचे चढ़ने उतरने के बाद बच्चों की भूख भी काफ़ी बढ़ गई थी। रूम सर्विस के स्टाफ के साथ साथ शर्मिला भी कमरे के अंदर दाखिल हुई। शर्मिला जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई, रिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला भी रिया को देखकर मुस्कुराने लगी और आर्यन और अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगी, आप लोगों को भूख लगी होगी, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों की मनपसंद चीज़ें बनवाकर मैं खुद ही आप लोगों को सर्व करने चली आऊँ। रिया ने शर्मिला का हाथ पकड़ लिया और शर्मिला से कहा, नहीं नहीं शर्मिला दीदी, आपको सर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप भी हमारे साथ बैठकर हमारे साथ खाना खाइए। रिया की ये बात सुनकर शर्मिला मुस्कुराने लगी और अपनी कमर झुकाकर शर्मिला ने रिया के दोनों गालों को बड़े ही प्यार से सहलाते हुए कहा, थैंक्स फॉर द ऑफर मैडम, मगर यहाँ मैं आपकी दोस्त नहीं बल्कि आपकी एम्प्लॉय हूँ। मैं आपके होटल में काम करती हूँ और होटल में आए इतने स्पेशल मेहमानों का ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है। मैं आपके लिए खाना तो सर्व कर सकती हूँ, मगर आपके साथ बैठकर खा नहीं सकती। जैसे ही रिया ने शर्मिला की ये बात सुनी, रिया ने अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रख लिए। रिया की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शर्मिला की ये बात सुनकर वो शर्मिला से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। जैसे ही रिया ने देखा कि मम्मा और पापा बेडरूम से बाहर आए, तो रिया दौड़कर अपनी मम्मी पापा के पास गई और अनिका का हाथ पकड़कर कहने लगी, देखो ना मम्मा, शर्मिला दीदी कैसी बातें कर रही हैं। वो कह रही हैं कि वो हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। डैड, क्या शर्मिला दीदी हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती? रिया की ये जिद सुनकर रोहित भी हैरान रह गया। रिया की फरमाइश सुनकर रोहित भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था। वैसे तो रोहित अपने परिवार को लेकर काफ़ी इमोशनल था, मगर जब बात परिवार से बाहर के लोगों के साथ डील करने की होती थी तो रोहित काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी था। ऐसा नहीं था कि रोहित के मन में किसी भी तरह के ऊंच नीच के ख्यालात रहते थे, मगर किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ इस तरह से अचानक घुल मिल जाना रोहित के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। न सिर्फ ये बात मारवा खानदान के प्रेस्टीज के लिए ज़रूरी थी, बल्कि परिवार की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी बेहद ज़रूरी था। मगर रोहित एक ऐसा बाप था जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता था। आज तक ऐसी कोई फरमाइश नहीं थी जो रोहित ने कभी पूरी नहीं की हो। अब तक रिया भी ये बात अच्छी तरह से जान चुकी थी कि उसके पापा उससे बेहद प्यार करते थे और उसकी कोई भी फरमाइश को ठुकरा नहीं सकते थे। कई बार रिया ने अपनी जिद मनवाने के लिए अपने पापा के इस वीक पॉइंट को फ़ायदा उठाया था
रोहित ना सिर्फ अपनी बेटी से बेहद प्यार करने वाला बाप था, बल्कि एक सॉलिड बिजनेसमैन भी था। रिया के सवाल के बाद रोहित ने अपने चेहरे पर किसी भी तरह का कन्फ्यूजन दिखने नहीं दिया। रोहित जानता था कि ऐसा करने से शर्मिला के रिस्पेक्ट को ठेस पहुंच सकती है, मगर जहां रोहित ने अपने आप को पूरी तरह से संभाल रखा था, वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन ने जैसे ही रिया की ये फरमाइश सुनी, वो दोनों शौक होकर एक दूसरे को देखने लगे। वो अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बहन उन लड़कियों में से थी जो अपने दोस्तों को भी काफ़ी जांच परख करने के बाद ही चूज करती थी। स्कूल में भी काफ़ी कम दोस्त ऐसे थे जिनके साथ रिया अपना टिफ़िन शेयर किया करती थी। हालांकि तीनों बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल बेहद ऊंचे घराने के बच्चों के लिए स्पेशली बनवाई गई थी और ज़्यादातर बच्चों के माँ बाप रोहित को पर्सनली भी जानते थे। मगर ऐसे स्कूल में होने के बावजूद रिया फ्रेंड सेलेक्ट करने के मामले में काफ़ी चूजी थी। वहाँ अलेक्जेंडर और आर्यन को न सिर्फ अपनी बहन रिया की इस फरमाइश पर हैरानी हो रही थी, बल्कि उन्हें शर्मिला पर भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि शर्मिला जानबूझकर उन्हें सांप सीढ़ी के खेल में कहीं हराने की कोशिश तो नहीं कर रही थी। हालांकि अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, मगर कहीं ना कहीं 3 गेम्स खेलने के बाद उन्हें इस बात का शक जरूर हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता था कि हर बार रिया को बिना सांप काटे एक के बाद एक सीढ़ियाँ मिलती चली जाएं और हर बार रिया सबसे पहले 100 नंबर तक पहुंच जाए। रिया ने अपने पापा का हाथ पकड़ते हुए फिर से पूछा, पापा बताइए ना, क्या शर्मिला दीदी हमारे साथ बैठकर खाना खा सकती हैं? जब रिया ने ये बात कही तब दरवाजे से अंदर आ रहे सनी के चेहरे पर अचानक बड़ी सी मुस्कान आ गई। सनी शर्मिला के ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए सनी ने रोहित के जवाब का इंतजार कर रहा था। सनी के चेहरे पर इस तरह की बड़ी सी मुस्कान देखकर रोहित के चेहरे पर भी खिलखिलाहट आ गई। रोहित अब तक इतना तो समझ चुका था कि सनी बुरी तरह से शर्मिला पर फ्लैट हो चुका था और शायद ये जिंदगी में पहली बार था कि हमेशा मोबाइल गेमिंग में घुसा रहने वाला सनी मोबाइल की दुनिया के बाहर रियल वर्ल्ड में भी किसी में दिलचस्पी दिखा रहा था। रिया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए रोहित ने मुस्कुराते हुए सनी की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है बेटा तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई भी है जो चाहता है कि हम सब मिलकर नाश्ता करें। रोहित की ये बात सुनते ही सनी के चेहरे की स्माइल और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। सनी के चेहरा गुलाबी की पंखुड़ी की तरह लाल हो चुका था और सनी के होठ जैसे बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। सनी अच्छी तरह से समझ चुका था कि रोहित का इशारा किसकी ओर था, मगर सनी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सनी ये बात खुद भी नहीं जानता था कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर छोटे छोटे बच्चे भी यह कह सकते थे कि सनी को मन ही मन कितनी एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। रोहित की बात सुनते ही रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, ये शर्मिला दीदी आज से हमारे साथ ही खाना खाएंगी। रिया ने डाइनिंग टेबल की एक चेयर शर्मिला की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, शर्मिला दीदी आप अब से यहाँ पर बैठेंगी, मेरे बिल्कुल बगल में। ये मेरी सीट है, वो जो बीच वाली सीट है वो पापा की है और पापा के ठीक सामने टेबल के दूसरी ओर जो बीच वाली सीट है वहाँ पर मम्मा बैठेंगी। अलेक्जेंडर और आर्यन कहीं भी बैठ जाते हैं, वो दोनों जिस दिन पापा से डांट खाते हैं उस दिन मम्मा के आसपास बैठ जाते हैं और जिस दिन मम्मा से डांट खाते हैं उस दिन पापा के आसपास बैठ जाते हैं। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि ज़्यादातर उन्हें डांट सिर्फ और सिर्फ रिया की वजह से पड़ती थी। अगर दोनों भाई मिलकर रिया को कोई शरारत करने से रोके या पढ़ाई करने के लिए फोर्स करें तो रिया सीधे दोनों भाइयों की कंप्लेंट रोहित से कर देती थी और ऐसे में रोहित दोनों भाइयों की अच्छी खबर लेता था। रोहित ने जैसे ही शर्मिला को डाइनिंग टेबल पर बैठकर परिवार के साथ खाने की परमिशन दी, सनी को ये महसूस होने लगा था जैसे कि रोहित ने शर्मिला और सनी की शादी की परमिशन दे दी थी। सनी के कानों में शहनाइयाँ गूंजने लगी थी और आंखों में सेहरा पहनने के सपने सजने लगे थे। सनी बिल्कुल धीरे से शर्मिला के पास आया और अपनी कमर झुकाकर बड़ी ही अदब से सनी ने शर्मिला से कहा, आओ शर्मिला बैठो, हम सब आज मिलकर नाश्ता करेंगे। सनी की ये बात सुनते ही शर्मिला ने सनी की ओर देखकर कहा, नहीं सर, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों के साथ बैठकर नाश्ता नहीं कर सकती। शर्मिला ने जैसे ही यह बात कही सनी और रिया के चेहरे से स्माइल गायब हो गई। वो दोनों काफ़ी हैरान होकर शर्मिला को देखने लगे। अलेक्जेंडर और आर्यन भी अपनी अपनी चेयर पर बैठकर बड़ी ही बारीकी से शर्मिला को ऑब्जर्व कर रहे थे। वो दोनों बच्चे जानना चाहते थे कि इस बार शर्मिला कौन सा नया ड्रामा खड़ा करने वाली थी। रोहित ने अपनी भारी और कड़क आवाज़ में शर्मिला से पूछा, क्या हुआ शर्मिला, तुम हमारे साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खा सकती? शर्मिला ने बड़ी ही धीमी और सॉफ्ट आवाज़ में रोहित की ओर देखकर कहा, सर आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके परिवार के साथ बैठकर नाश्ता कर सकूं। मगर सर आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी।
वो बात दरअसल ये है कि आज मेरा उपवास है। जैसे ही सनी ने शर्मिला की ये बात सुनी, सनी को ऐसा लगने लगा जैसे शर्मिला ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी थी। इसीलिए शर्मिला की बात को बीच में काटते हुए सनी ने कहा, अरे तो कोई बात नहीं, हम अभी उपवास का खाना मंगवा देते हैं। सनी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था और उसी एक्साइटमेंट में सनी रूम सर्विस के स्टाफ को कुछ कहने ही जा रहा था कि शर्मिला ने सनी को रोकते हुए कहा, नहीं सर, बात दरअसल ये है कि आज मैं कुछ भी नहीं खा सकती। ये उपवास ही कुछ इस तरह का है। शर्मिला की बात सुनकर सनी के चेहरे पर मायूसी छा गई। सनी मन ही मन चाहता था कि वो किसी भी तरह शर्मिला को अपने परिवार के साथ जोड़कर शर्मिला और अपने रिश्ते की बात आगे बढ़ाने की कोशिश करे। सनी उन लड़कों में से नहीं था जो डायरेक्टली किसी लड़की से जाकर प्यार का इजहार कर सकता। सनी चाहता था कि शर्मिला सबसे पहले उसके परिवार के साथ कंफर्टेबल हो जाए और किसी तरह बिना प्रपोज किए ही सनी और शर्मिला की शादी की बात परिवार वाले ही चला दें और सब कुछ एक फिल्मी कहानी की तरह पर्दे पर उतर आए। मगर शर्मिला की इस बात ने सनी की सारी उम्मीदों को तोड़ दिया था। सनी के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आने लगी थी। अलेक्जेंडर और आर्यन परिवार के बाकी लोगों का इंतजार किए बिना ही अपनी प्लेट में अपना अपना नाश्ता लेकर निवाला चबाने लगे। वो बड़ी ही बारीकी से शर्मिला के हर रिएक्शन को देख रहे थे, मगर शर्मिला भी काफ़ी पोलाइट और विनम्र लग रही थी। शर्मिला ने झुककर बड़े ही अदब से रोहित और अनिका की ओर देखकर कहा, सॉरी सर, सॉरी मैडम, आपने जो अपॉर्चुनिटी मुझे दी वो मैं आज स्वीकार नहीं कर सकती। मे बी सम अदर टाइम। ये कहने के बाद शर्मिला ने रूम सर्विस करने आए स्टाफ को इशारा किया और शर्मिला का इशारा देखते ही रूम सर्विस के स्टाफ ने रोहित, अनिका और रिया के नाश्ते की प्लेट भी सजा दी। नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए रोहित शर्मिला को बड़ी ही बारीकी से देख रहा था। रोहित भी ये बात अच्छी तरह से समझ गया था कि शर्मिला ने रोहित के इनविटेशन को एक्सेप्ट ना करके काफ़ी समझदारी दिखाई थी। हालांकि रिया काफ़ी ज़्यादा हताश हो गई थी, मगर रिया भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर किसी का उपवास है तो ऐसे सिर्फ किसी का दिल रखने के लिए उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। मारवा परिवार को अच्छी तरह से नाश्ता परोसने के बाद शर्मिला प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर चली गई। शर्मिला के जाते ही जैसे ही सनी ने शर्मिला के पीछे जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, रोहित ने सनी से कहा, रुक जाओ सनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोहित की कड़क आवाज़ सुनकर सनी के चेहरे से अचानक ही रंग उड़ गया। सनी ने जब मुड़कर रोहित को देखा तो रोहित की आंखें गुस्से से लाल थी। वहां जब शर्मिला प्रेसिडेंशियल स्वीट से बाहर निकली तो शर्मिला का मोबाइल फ़ोन बार बार बज रहा था, मगर शर्मिला उसे बार बार डिस्कनेक्ट कर रही थी। शर्मिला प्रेसिडेंशियल स्वीट के एलिवेटर के पास खड़ी होकर एलिवेटर के ऊपर आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही एलिवेटर ऊपर आई तब शर्मिला एलिवेटर के अंदर दाखिल हुई। प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुके मेहमानों के लिए एक स्पेशल एलिवेटर अलॉट की गई थी। प्रेसिडेंशियल स्वीट के टॉप फ्लोर पर बना हुआ था और वहां पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही एलिवेटर का इस्तेमाल किया जा सकता था। एलिवेटर के अंदर दाखिल होने के बाद शर्मिला ने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। शर्मिला के फ़ोन स्क्रीन पर बार बार एक नंबर फ्लैश हो रहा था और बार बार शर्मिला यहाँ वहाँ देखने के बाद उसने वो नंबर डिस्कनेक्ट कर दिया था। जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर एलिवेटर का दरवाज़ा खुला, शर्मिला तेज़ी से एलिवेटर के बाहर निकली और सीधे रिसेप्शन के पीछे बने स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंदर चली गई। शर्मिला चेहरे से काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। शर्मिला की एक साथी स्टाफ मेंबर ने शर्मिला की परेशानी देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हारी हालत तो देखो, कितने परेशान नजर आ रही हो। हमेशा ही फ्रेश और अप टू डेट लगने वाली तुम अपने आप को आज अचानक इतना थका हुआ क्यों महसूस कर रही हो? शर्मिला के पास अपनी साथी स्टाफ मेंबर का जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। शर्मिला ने बस ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने शायद सुबह से कुछ खाना नहीं खाया, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अच्छा, वैसे तो मेरी शिफ्ट ख़त्म होने ही वाली है, मगर मुझे लगता है मुझे अब घर जाना पड़ेगा। क्या तुम मेरा काम कुछ देर के लिए संभाल लोगी? शर्मिला की साथी स्टाफ मेंबर ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, वैसे भी अभी हम दोनों की शिफ्ट पूरी होने ही वाली है। तुम आराम से घर जाओ, अगर कोई काम हुआ तो मैं संभाल लूँगी। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अभी यहीं पर थोड़ा नाश्ता और कॉफ़ी मंगवा देती हूँ। अपनी साथी की बात सुनते ही शर्मिला ने कहा, नहीं नहीं, मैं घर जाकर ही खाऊंगी। शर्मिला के मोबाइल स्क्रीन पर बार बार एक नंबर से एक मैसेज फ्लैश होता हुआ नजर आने लगा, जिसमें लिखा था, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? अपने मोबाइल स्क्रीन पर मैसेज पढ़ने के बाद शर्मिला के चेहरे का रंग और भी ज़्यादा फीका पड़ गया। शर्मिला ने अपना पर्स उठाया और अपनी साथी को बिना बाय बोले ही वह कमरे से बाहर निकल गई। शर्मिला तेजी से होटल लॉबी से होते हुए होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के स्टाफ के लिए अलॉट किए गए
स्पेशल पार्किंग एरिया के पास पहुंची। शर्मिला ने जब यहाँ वहाँ देखकर इस बात का यकीन कर लिया कि कोई उसकी बात नहीं सुन सकता था, तब अपने स्कूटर पर बैठने से पहले शर्मिला ने अपना फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, देखो तुम्हारा काम हो जाएगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दो।